नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज मैं एक नया नावल शुरू करने जा रही हूँ जिसका नाम है बी का दिसंबर और इसकी राइटर हैं तानिया ताहिर। आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर कि तानिया ताहिर का कोई नावल रीड करूँ मैं, तो जनाब इनका एक नया नावल अभी वो पढ़ रही हैं जो कि मैं आप लोगों को अब सुनाने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा क्योंकि तानिया ताहिर कोई शक नहीं बहुत अच्छा लिखती हैं और उनका राइटिंग स्टाइल बहुत मैच्योर है। तो मैं आज कोई बात नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आप बहुत बोर करती हैं बातें करके, तो इस चीज़ को मैंने दिल पर ले लिया है और अब मैं अपने बारे में कोई बात नहीं करूँगी। सही है, मैंने इस चीज़ को फ़ील किया है और मैं बहुत ज़्यादा फ़ील किया है। अब मैं दुखी भी हो गई हूँ और मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं करूँगी कि मेरे साथ आजकल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो खैर मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं ज़्यादा आप लोगों से बातें नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैं सीरियस नहीं लेती ज़्यादातर किसी की बातों को। हाँ, अगर अच्छी चीज़ हो और मतलब ठीक हो, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ बुरी लगती है। तो मे भी कुछ वीडियोज़ में मैंने बहुत ज़्यादा बातें की थी तो जो कि अच्छी बात नहीं थी, उस चीज़ को मैंने पॉजिटिव वे से लिया है कि मैं ज़्यादा बातें ना किया करूँ। तो मैं आइंदा ऐसे किया करूँगी। अगर मुझे बातें करने का इतना ही शौक़ है तो मैं अलहदा से एक वीडियो बनाया करूँगी और जिन लोगों को मेरी बातें सुनने का ज़्यादा ही शौक़ है तो वो वाली वीडियो सुना करेंगे, ठीक है। इससे आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे तो खैर कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, तो मुझे तो वही देखना है ना जो आप लोगों को पसंद आएगा। तो खैर अब मैं बातें ना करते करते भी बहुत सारी बातें कर रही हूँ, तो मैं इस चीज़ को इधर ही ख़त्म करती हूँ और हम इस खूबसूरत नावल को शुरू करते हैं जो कि तानिया ताहिर का अब वो लिख रही हैं और मुझे उम्मीद है कि ये भी बहुत अच्छा नावल होगा इनका। तो आइए शुरू करते हैं इस नावल को। भीगा दिसंबर, इस कलम तानिया ताहिर। तो ये साल का आखिरी महीना है और मैं चाहती हूँ कम से कम कोरिया चली जाऊँ। वो मासूमियत से मुँह लटका कर बोली। कोरिया जाकर तुमने करना क्या है? उसकी सबसे अच्छी दोस्त साथ साथ नंद बिशा ने चिढ़कर पूछा। सियोल जाऊंगी, वो जगह बहुत खूबसूरत है। वो असल वजह छुपाती बोली। खुदा को मानो, खूबसूरती देखनी है तो अल्लाह के घर जाओ। नहीं, तुम्हारा ठरकी दिमाग असल में किससे मिलना चाहता है मैं जानती हूँ। बिशा ने आंखें निकाली तो वो आंखें पटपटाने लगी। देखो बिशा, अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो उससे मिल लेने में कोई हर्ज भी नहीं। वो ज़रा खुद की हमायत करती बोली। किसी मुसलमान को पसंद कर लेती। बिशा को उसका फेवरेट मॉडल सख्त जहर लगता था। तुम दफ़ा हो जाओ। हुरैन ने उसके शाने पर ज़ोर से हाथ मारा। बिशा ने अपना शाना सुलाया और उसकी घूरती रही जबकि वो चेहरा मुड़ गई। ये नखरे जाकर ना तुम अपने शौहर को दिखाना। उसने उसकी दुखती रग पे जैसे पाँव रख दिया। जलील लड़की, तुम्हारा उनका नाम लेना ज़रूरी है? वो तो चढ़ दौड़ी, मारने लगी जबकि बिशा खूब हंस रही थी। यार, असल में तो दिसंबर हमारे लिए आया है। यू नो, सिंगल लोग रियल में लेजेंड्स होते हैं। आज़ाद, जिन्हें किसी की परवाह नहीं, अपनी मस्ती में मगन, आवारा, मनमौजी, हाँ और भी कुछ बेशर्म बेगैर। बस गालियाँ तो ना दो। बिशा ने उसे हंसते हुए बीच में रोका। तुम अपनी दोस्त के लिए बस इतना नहीं कर सकती, उल्टा उसे चिढ़ाती हो। हुरैन ड्रामा करती दिल थाम गई। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम अपने शौहर को फ़ोन करो, वही इलाज करेगा। वो फिर से बोली जबकि हुरैन का बस नहीं चला उसे उल्टा लटका दे। तुम्हारा उनका नाम लेना ज़रूरी है? मुझे बताओ, मेरे अरमानों का खून है वो, जानती हो तुम। मेरा बस नहीं चलता, किसी तरह मैं फिर से सिंगल हो जाऊं और कोरिया चली जाऊं। वो मसनूई आंसू साफ करती बिशा को पीट रही थी। यार यकीन मानो, उस कोरियन मॉडल से कहीं गुना, मतलब वाओ, बहुत हैंडसम है ज़ुरैब भाई, क्योंकि वो मेरे भाई हैं। बिशा ने संजीदगी से और फ़ख्र से तबसरा किया और ये बात तो हुरैन भी मानती थी कि वो बेहद खूबसूरत हैंडसम था, मगर इतना ही सख्त, संजीदा और बाज़-औक़ात तो बहुत वैसी हरकतें कर जाता था कि वो सटपटा कर रह जाती। वो चुप हो गई। क्यों, क्या हुआ? बिशा उसकी खामोशी पर मुस्कुरा उठी। काश बिशा तुम्हारी किस्मत में ज़ुरैब भाई। हुरैन, बिशा एकदम चीखी तो हुरैन ने दांतों तले ज़बान दबा ली। अब क्या करूं, मुझे आदत नहीं। वो सर खुजाने लगी। निकाह तो ना ख़राब करो कम अज़ कम। बिशा ने सांस बहाल की। मतलब ज़ुरैब से भी सख्त
मैं कहती हूँ इतना सख्त कि तुम्हें लग पता जाए, वैसे बंदा मिले, बल्कि तुम्हारी शादी ना किसी जिन द्यू से हो जाए, चाहे डरा डरा के मारे तुम्हें। व्हाट? विशा का दम ही निकल गया। दोस्त थी ये, दुश्मन, जिन्नों से शादी की बद्दुआएं दे रही थी। विशा ने अब उसे पीटना शुरू कर दिया। दोस्त को बद्दुआएं दे रही हो, लेकिन ये जिन जिनात फिर भी अच्छे होंगे। ज़ुरैब तो वो चुप हो गई। बस करो, अब तुम अच्छा भला लड़का मिल गया है, रोना धोना नहीं ख़त्म हो रहा। उठो, लेक्चर का टाइम हो गया है। मुझे नहीं लेना, हुरैन कहते ही बैग उठाकर कैंटीन की तरफ भाग गई। मैम, हुमैरा तुम्हें ही जान से मारेंगी, मेरा क्या है? विशा पीछे से चींकी। ज़ुरैब उसे जान से मार देंगे। हुरैन ने फ़ायदे के लिए ज़ुरैब को इस्तेमाल किया। और कोरियन मॉडल का क्या? विशा भी उसके साथ चलने लगी। तुम दोस्त हो या दुश्मन? कैसे मेरी दुखती रग पर अचानक पाँव रखती हो? वो चींकी, जबकि विशा का कहका उभरा। मोरे, आपने मुझे उठाया नहीं। वो इधर उधर देखता, शायद किसी को तलाश करता बोला। गुस्सा अलग आने लगा। वो उसको बताए बिना कैसे एकदम फरार हो गई। हालांकि वो उठ जाता था, यही लापरवाही उसे डांट पड़वाती थी। ज़ोए, तुम रात देर से आया था चंदा, तभी हमने तुमको उठाया नहीं, वो प्यार से बोली। ज़ुरैब ने फिर कुछ नहीं कहा। उस हुरैन को तो वो अच्छे से देख लेगा, वो सोच चुका था। चाय का कप हाथ में लिए वो अखबार पढ़ने लगा। आज उसने कराची जाना था, एक बड़े ऑफिसर से मिलने, जहाँ अब कौन सा मुश्किल केस उसे दिया जाने वाला था वो नहीं जानता था। पहले वो पूरे 10 दिन शहर से बाहर रह कर आया था, और जब वो आया तो दिमाग में एक ही ख्याल था कि शायद वो उसकी मुंतज़िर हो। चलो मोरे नहीं तो वो तो जाग रही होगी। मगर जब वो घर में दाखिल हुआ तो मोहतरमा अपने कमरे में सोने की शुगर लगा रही थी, जबकि ये भी उन्हें इल्म नहीं था कि वो जिसके निकाह में है वो आ रहा है, जा रहा है, मतलब कुछ भी नहीं। बस कोरियन छिछोरों को सारी सारी रात देखकर न जाने कौन सी तसल्ली होती थी उसको। उसने सर झटका और अखबार भी रख दिया। ज़ोए, नाश्ता। अम्मी पश्तो थी, तभी वो अक्सर लफ्ज़ उर्दू के मुकम्मल नहीं कर पाती थी, इसीलिए मुख्तसर लफ्ज़ बोलती थी, जबकि ज़ुरैब और बिशा दोनों बहन भाई अपने बाप की तरह उर्दू बोलते थे, जबकि जहान की ज़बान मोरे पर थी, वो उन्हीं की तरह बोलता था, पैदाइशी, जबकि वो दोनों सवाए अपनी माँ को मोरे कहने के अलावा बाकी उर्दू बोलते थे। अख्तर रिटायर्ड जनरल थे और ख़ानदान और हस्ब नस्ब उनका भी क्वेटा से मिलता था, मगर चूँकि वो बाहर पढ़े थे तभी उर्दू ही ज़्यादातर बोलते थे। जहान अभी FSC के पेपर्स दे रहा था, जबकि विशा फर्स्ट ईयर में थी। हुरैन उनके चाचू की बेटी थी, जो आज से 10 साल पहले कार हादसे में मारे गए थे। हुरैन तब काफ़ी छोटी थी और मोरे के लिए बेहद करीब, तभी मोरे उसे अपने साथ ले आई थी, चूँकि उसकी वालदा उसकी पैदाइश पर ही वफ़ात पा चुकी थी। तभी मोरे ने उसकी ज़िम्मेदारी ले ली और एक माँ की तरह ही वो उससे मोहब्बत करती थी। और जब 2 साल पहले उसका निकाह हुरैन से हुआ था तो वो भी मोरे की पसंद से हुआ था। तब उसे हुरैन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मोरे की ज़िद पर वो अपनी ट्रेनिंग पर जाने से पहले निकाह कर गया था, मगर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ हुरैन उसके दिल में समा गई। हाँ, वो हद से ज़्यादा बेवकूफ़ थी, बच्चों जैसी हरकतें करती थी, कार्टून्स देखती थी, कोरियन ड्रामे मूवीज़ देखती थी, चॉकलेट्स के लिए न जाने क्या कुछ कर गुजरती, ज़िद पूरी ना होने पर चलाने लगती, उसके सामने तो चूंज भी नहीं हिलती थी। हाँ, पढ़ाई में भी बस निकम्मी ही थी, मगर फिर भी वो ज़ुरैब की हर गुज़रते दिन के साथ मोहब्बत बनती चली गई कि उसका बस नहीं चलता था वो जल्द उस निकाह को रुखसती पर ले जाए। मगर बाबा फ़िलहाल रुखसती के लिए राज़ी नहीं थे, तो उसे भी खामोश रहना पड़ता। मगर फिर भी उसने हुरैन को अच्छे से समझाया हुआ था कि वो कौन है और उसकी हैसियत उसकी ज़िंदगी में क्या है, मगर सब समझ कर भी उसकी अकल में कुछ नहीं बैठता था। वो इन्हीं सोचों में नाश्ता कर रहा था कि जहान भी आ गया। तुम्हारे पेपर्स हो रहे हैं? ज़ुरैब ने उससे सवाल किया। जी लाला, जहान बोला। वो अजलत में था। ज़ुरैब ने भी उसको नहीं छेड़ा और ज़ुरैब फिर से अखबार की जानिब मुतवज्जह हो गया। वो खबरें पढ़ने लगा। तभी क्वेटा के एक गांव की खबर पर उसकी नज़र गई। ये गांव उनके आबाई गांव के करीब ही था। वो अक्सर गांव जाते थे और बहुत दिन रह कर आते थे, मगर ज़ुरैब कम ही जाता था और बिशा भी, क्योंकि ज़ुरैब को पसंद नहीं था बिशा का इस तरह वहाँ जाना। वो तो चाहता था कि हुरैन भी ना जाए, मगर वो लड़की मोरे के फेवर पर खूब उछलती थी और फिर जहान और बाबा की सपोर्ट मिलती तो ज़बरदस्ती चली जाती, मगर बिशा और ज़ुरैब बहुत कम जाते थे। वो खबर को तवज्जो से पढ़ने लगा और फिर उसने अखबार फोल्ड करके रख दिया। उसने मुठ्ठियाँ भींच ली थी। वो एडवोकेट था, एक बड़ा नामवर वकील जो अरमेज़ के केस हैंडल करता था और काफ़ी महंगा भी था, तभी आम केस वो लेता नहीं था।
मगर ऐसा नहीं था कि उसने खुद को महंगा किया था। वो खुद ही अपनी सलाहियतों की बिना पर मशहूर होता चला गया, बहुत लोगों की आंखों में खटकता था, मगर उसे गर्ज नहीं थी क्योंकि वो अपना फ़र्ज़ निभा रहा था। उस लड़की के बारे में खबर पढ़कर उसे दिली अफसोस हो रहा था। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि हुरैन या बिशा के साथ ऐसा कुछ होता कभी। तो उसने सर झटका और कदरे गुस्से से अखबार एक साइड पर पटक दिया। बाबा भी उसे वक्त आए वो उसके मिजाज में तल्खी महसूस करते उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। कोई ख़ास खबर? वो बोले। देख तो चुके थे, वो अखबार पढ़ रहा था। मुझे सख्त नफरत है बाबा ऐसे आदमियों से जो औरत की इज्जत लूट कर उसको मसख कर दे, उसको इस काबिल भी ना छोड़ें कि वो अपना चेहरा भी देख सके। वो जब्त करने लगा। और हमारे गांव में ऐसा कोई? वो रुक गया। रिलैक्स, आई विल चेक, वो बोले और सुर्खियों को देखने लगे। उन्होंने इस अफसोस से अखबार रख दिया। खुदा बच्ची को सब्र दे, वो बोले। डैड, अल्लाह सब्र दे, बस इतना कह देना मुनासिब है। ज़रियाब ने उनकी जानिब देखा। बेटा, तुम जानते हो गांव और गांव के कस्टम्स, सब चीज़ें हमारे मिजाज से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते, सरपंच खुद देख लेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं सिर्फ अपनी सलाहियतों को आर्मी और जर्नेल कर्नेल के लिए उठा कर रख दूँ, मैं उस लड़की के पास खुद जाऊँगा। उसने बैठे बैठे फैसला किया। तुम पागल हो गए हो? अब उन्हें भी गुस्सा आ गया। मैं अपने जवान बेटे को इस चक्कर में झोंक दूँ? उन्होंने ज़रा सख्ती से कहा। ज़रियाब उनकी तरफ देखने लगा। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं एडजस्ट कर लूँगा। तुम नहायत बेवकूफ़ हो, ये तो देख ही सकते हो किसने इसके साथ ये सब किया है। गांव के परखों के मुलाजमों ने, मतलब परखों के बेटों ने। तुम जानते हो ऐसे केसेस जान सूली पर लटका देते हैं। वो ज़रा खफकी से बोले। डैड, बस ज़रिया, पहली बार ये कि तुम मेरे बेटे हो और मैं अपने बेटे को बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगा ऐसा कोई भी ख़तरनाक काम करने की। और सबसे अहम बात, बिशा और हुरैन के बारे में सोचो। ऐसे किसी भी खतरे में उतरने से पहले उस मासूम को ज़रूर सोचना जिसका इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई रिश्ता नहीं। ज़रियाब रुक गया। हुरैन का चेहरा आंखों में आ समाया। वो खामोश हो गया, फिर कुछ नहीं बोला। कुछ देर वो वहाँ बैठा रहा और फिर उठकर वो वहाँ से चला गया। पीछे से अख्तर उसकी पुश्त देखने लगे। जानते थे वो हुरैन से मोहब्बत करता है और वो उसे कभी कोई गम नहीं देगा। वो जज्बाती था मगर कम अकल नहीं। वो नाश्ता करने लगे जो उनकी बेगम ने उनके सामने रखा था। ज़ोए, खाना नहीं खाता? वो बोली तो उन्होंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा जो अपने बेटे के लिए परेशान थी। जज्बाती है तुम्हारा ज़ोए, बस कहीं कोई खबर पढ़ ले तो खून जोश मारने लगता है उसका। अभी तो फ़िलहाल मुझसे गुस्सा होकर भागा है, वो मुस्कुराकर बता रहे थे। हम खाना तो खाने देता उसको। वो खफा होने लगी। अजीब हो जाती हैं बीवियाँ भी। औलाद के बड़े होते शौहर खा रहा है, खुशी में बेटे का गम है। वो मुस्कुरा दी। खाए, हमने कुछ कहा भी नहीं, जी भर कर खाए। पर कामरान जोए तो भूखा गया ना आज, कराची जाना था उसको। तो वो याद करती बोली। अख्तर कुछ नहीं बोले। वो इस मामले में कूदते ही नहीं थे। जानते थे वो अपने तीनों बच्चों और बच्चियों से कितनी मोहब्बत करती हैं। ज़रियाब गाड़ी तेज़ी से ड्राइव कर रहा था। दिमाग में बार बार वो अखबार की सुर्खियाँ आ रही थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था किस काम का था उसका ये पेशा। जब वो एक जगह बुक था, उसका दिल नहीं कर रहा था वो किसी अफसर से मिले और वो ऐसा ही नक चढ़ा था। उसने गाड़ी रिवर्स कर ली, अपने एक दोस्त के यहाँ चला गया। बस ऐसे ही, जबकि मोबाइल भी ऑफ़ कर दिया। वो किसी की कॉल अटेंड नहीं करना चाहता था फ़िलहाल। आज पूरा दिन तुमने अयाशी की है। हुरैन बीबी, दुआ करो लाला घर ना हो, वरना तुम्हारा क्या बनेगा। बिशा आहिस्ता आहिस्ता उसके कान में बोल रही थी जबकि हुरैन एहतियात से कदम रख रही थी। शट अप। हुरैन उसको घूरा जिसने हंसी रोकी। अस्सलाम वालेकुम। बिशा ने ज़ोर से सलाम किया। हुरैन ने भी इधर उधर देखते आहिस्तगी से सलाम किया कि कहीं से भी नमूदार ना हो जाए वो जिन की तरह, और फिर उससे इतने सवाल करेगा वो परेशान हो जाएगी। वाह सलाम मोरे का जान। मोरे किचन से बाहर आई, बिशा को प्यार किया और फिर हुरैन को। फिक्र मत करे तुम, वो अकड़ू घर नहीं है, वो बोली। हुरैन ने जोश में हुर्रे कहा और वो मोरे के गले लग गई ज़ोर से। मोरे, बहुत शुक्रिया, उनका अपने घर से निकाल दिया। वो सोफे पर आराम से गिरी। मोरे का जान, हम क्यों ज़ोए को घर से निकालेगा, वो तो गुस्सा में चला गया है। वो ज़रा दुखी हुई। गुस्सा थे? हुरैन को अपनी जान की पड़ी। हाँ, काफ़ी था, तुमको तलाशा भी, वो मुस्कुराती हुई बताने लगी। फिर? हुरैन रोने वाली हो गई थी। फिर क्या? हम तो कुछ नहीं बोला बाबा। वो डरने की अदाकारी करने लगी जबकि बिशा इस मूवी को एंजॉय कर रही थी। हुरैन का दम निकल गया था। हम खाना लगाता है। मोरे मुस्कुराती हुई पलट गई।
अब तेरा क्या होगा कालिया, बिशा का कहका उभरा। हुरैन ने खींच कर उसके कुशन मारा और तन फन करती कमरे में बंद हो गई। वो जल्दी से यूनिफॉर्म चेंज करके अपने कमरे में चक्कर काट रही थी। हम कह दूंगी मैं आई थी, आप सो रहे थे। वो तो मेरे आने पर ही जाग जाते हैं। उफ ज़रियाब, कोई नशा चरस अफीम ही पीते होते काश आप। तो ये तो कह पाती नशा करके सोए थे जनाब, मेरी कोई ख़ता नहीं। उसने दहाई दी और बिस्तर पर बैठ गई। ओह यस, उसने एक आइडिया आया। मैं कह दूंगी सख्त तबीयत ख़राब है, डांट से तो बच जाऊंगी, अब इस बिशा को बताना पड़ेगा। वो जल्दी से बाहर निकली। बिशा सुकून से खाना खा रही थी। वो ऑरेंज ड्रेस में थी, जबकि हुरैन के कपड़े ज़रियाब खुद लाता था और वो पिंक शर्ट और खुले ट्राउज़र में थी। सर्दी के बायस जर्सी भी डाली हुई थी, वो भी ज़रियाब ने दिलाई थी, जबकि लंबे बाल कमर से भी नीचे जा रहे थे। वो कटवाने नहीं देता था, जबकि उसे नाखून बढ़ाने का और बाल कटवाने का बेहद शौक था। ऊपर से नेल कलर तो इश्क था, मगर कहाँ ऐसी किस्मत थी उसकी। क्या प्रॉब्लम है? बिशा ने उसकी नज़र आंखों में ही उतारी। वो थी ही इतनी खूबसूरत। यार देखो बिशा, तुम मेरी बहन हो ना? वो पपी आइज़ बनाती बोली। हाँ हूँ, वो भी दुश्मन नुमा, वो बोली, क्योंकि हुरैन उसे यही कहती थी। नहीं बिशा, तुम बहुत अच्छी हो, प्लीज़ एक काम कर दो, बस अपने लाला से ये कहना है मेरी तबीयत बेहद ख़राब है, प्लीज़ प्लीज़। वो ज़रियाब से डरते उसे बताने लगी, जबकि बिशा ने हरी झंडी दिखाई। हम कहेगा ना हमारा जान, फिक्र मत करो, मगर तुमको तो बुखार नहीं चंदा, मोरे बोली तो अख्तर साहिब भी मुस्कुराते हुए आ गए। बाबा कोई मेरी हेल्प नहीं करता, वो मुँह बनाती बोली। मसला क्या है? उन्होंने पूछा तो हुरैन बिना लिहाज के सब बताने लगी, जबकि बिशा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, जबकि मोरे तो हंसी दबा रही थी। तो ये परेशानी वाली बात कब है? तुम फिक्र ना करो, मैं देख लूँगा। नहीं ना बाबा, कोई नहीं देखता उनको, सब ऐसे ही बोलते हैं, बस आप ये कहना मुझे बुखार है, वो आए ना बस ये कह देना। वो जल्दी से बोली। अल्लाह करे लाला चेक करने आ जाए। बिशा ने लुकमा लिया। बकवास बंद करो, तुम्हारी जिस दिन शादी बल्कि निकाह ही किसी जिन से हो गया पूछ लूँगी उस दिन। हुरैन ने कहा तो सब हंसने लगे। तभी जहान भी आ गया। क्या मुहाज खोल रहा है तुम लड़की मेरे लाला के खिलाफ? जहान ने उसकी जानिब देखा, जिसने उसे मुँह चढ़ा दिया। देखिए डैड, कैसा बदतमीज़ लड़की है ये। जहान ने घूर कर पहले हुरैन को और फिर अख्तर साहिब को देखा, जो मुस्कुरा रहे थे। घर की रौनक ही इन सब के होने से अलग हो जाती थी। सब खाना भी खाते जा रहे थे, जबकि बीच बीच में हुरैन को छेड़कर लुक में भी ले रहे थे। वो जल्दी चिढ़ जाती थी। सबके चेहरों पर महफूज कुन मुस्कुराहट थी। अख्तर साहब ने जहान की जानिब देखा। पहले ज़रियाब को फ़ोन करो, वो मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा, गुस्सा है। करके गया ना, जाने कहाँ गया है, वो फिक्रमंदी से बोले। जहान ने सर हिलाकर अपना सेलफोन निकाला और कॉल मिलाकर चेक करने लगा, मगर पावर ऑफ था। जहान ने सेल वापस रख दिया। उनका सेल पावर ऑफ है, वो बोला तो अख्तर साहब ने नफ़ी में सर हिलाया। न जाने इतना गुस्सा क्यों करता है ये लड़का, वो बुड़बुड़ाया। हुरैन की तो रूह फना होने लगी थी। वो वाकई इतने गुस्से में है तो उसे तो उल्टा लटका देगा। उसका हर बहाना बकवास जाएगा, वो कुछ नहीं मानेगा। वो रो देने को थी। खाना छोड़कर वहाँ से उठकर कमरे में चली गई। सब ने नोटिस किया, मगर सभी हंस दिए थे, क्योंकि जानते थे वो जितना भी हुरैन पर गुस्सा करे, मगर उससे मोहब्बत कहीं गुना ज़्यादा करता है। वो खामोशी से कमरे में बैठी थी। अगर उसको तकलीफ़ हो रही थी तो ये लफ्ज़ कम था। वो अजियत में थी। वो चीखना चाहती थी, वो रोना चाहती थी, बताना चाहती थी वो तकलीफ़ से बुलबुला उठी है। रूह पर लगे ज़ख़म को सोचे या फिर चेहरे से उठती ठेसों को महसूस करे। कोई उसके पास नहीं था, कोई उसके लिए नहीं था। कोई तो उसके पास होता और यहाँ से उसे निकाल ले जाता। वो आंसू अपने साफ़ कर रही थी, जबकि उसकी और सिसकियाँ कमरे में गूंज रही थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला, खिड़की धड़की आवाज़ से, और वो एकदम चौंक कर सामने देखने लगी। वो अंदर आया था और उसने तमस्खुराना मुस्कुराहट से उसको देखा। उसका दिल जैसे डूब ही गया, लेकिन नफ़रत से उसने उसकी जानिब देखा था। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? वो बोला। वो कितना खूबसूरत था, कितना भरपूर मुकम्मल, और उतना ही गलीज़, उतना ही अपने भाई का गन छुपाने के लिए उसने कैसे उसे कैद कर लिया था। नफ़रत महसूस हो रही है, वो मुस्कुराकर पूछने लगा। देखो आसान सी बात है, तुमने क्यों रिपोर्ट कराई? कोई नई बात तो नहीं ये सब, और वैसे भी तुम हो क्या, बस एक काम वाली। और एक काम वाली इतना दम खम रखती है कि वो अखबार में ख़बरें दे, वो भी मूसा के ख़िलाफ़। तो मूसा का भाई ऐसा होने नहीं देगा, वो मुस्कुराकर बोला। लानत है तुम पर, खुदा दिखाएगा तुम्हें, वो सिसकती हुई बोली। ओहो, वो सीटी बजाकर बोला।
तुम कुछ भी कहो, मगर तुम्हें ये खबर लीक नहीं करनी चाहिए थी, वो बोला। वो सिसकती रही। साईं, मुझ पर जुल्म हुआ है, वो बोली। साईं की जान तो साईं तेरी मदद करेगा ना, मगर तूने वो क्यों किया जो तुझे यहाँ ले आया? तुझे क्या लगता है यहाँ से तुझे कोई बचा सकता है? वो उसके सामने टांग पर टांग चढ़ाकर बैठ गया। वो लड़की सर झुका गई। वो कुछ देर उसे देखता रहा। तुम अगर यहाँ से आज़ाद होना चाहती हो तो सीधी तरह ये कहो कि हवेली के मुलाजमों ने किया ये सब तुम्हारे साथ। मगर मूसा मेरा मुजरिम है, वो चींखी। श्श्श। वो अपने होंठों पर उंगली रखकर आंखें निकालकर उसको देखता रोक गया। बस अब ये नाम ना आए तुम्हारे लबों पर, वो कहकर खड़ा हो गया। मेरी बद्दुआ है आप लोगों के साथ ऐसा ही हो, आपकी बहनों बेटियों के साथ हो साईं। तुम भी तड़पे, वो तुम्हारा भाई भी तड़पे। वो अपना दुपट्टा फैलाए उसे बद्दुआएं देने लगी। वेट अ सेकंड, मेरी कोई बहन नहीं, वो मुस्कुराया। और दाऊद इब्राहिम की कोई बेटी नहीं होगी, वो तफक्कुर से कहता अपने कदम वापस ले गया, जबकि पीछे वो बेबसी से उसे देखती रह गई। वो दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। उसने इस अंधेरे कमरे में छत की जानिब देखा, जैसे वो इस बड़ी नज़रों से रब को देख रही हो। मेरे लिए कोई मसीहा भेज मेरे मालिक, वो बोली और फूट फूट कर रो दी। दिल का दर्द तो दर्द था, उसके चेहरे पर बेतहाशा तकलीफ़ थी जिसे किसी ने महसूस नहीं किया था। वो जालिम जाबिर हुक्मरानों की तरह आया और उससे वही मुतालबा कर गया जो वो कुछ दिनों पहले कर गया था कि वो किस तरह बयान दे चुकी थी। अब उन्हीं कदमों पर वो वापस लौट जाए, झूठ बोले कि मूसा इब्राहिम ने नहीं बल्कि उसके मुलाजमों ने उसकी इज्जत लूटी और उस पर तेज़ाब फेंक दिया। उसके माँ बाप उस तक नहीं पहुँच सकते थे। वो कितनी बेबस थी, मगर उम्मीद रब से लगाई थी तो कैसे वो बेमुराद लौटती। ज़रियाब रात गए घर लौटा। चेहरे पर संजीदगी थी। मोरे उसका इंतज़ार कर रही थी। आप सो जाती, रात हो गई थी, वो संजीदगी से बोला। ज़ोए मेरी जान, क्यों तुम लड़ता है अपने बाबा से? वो उसके बालों में नरमी से हाथ फेरती प्यार से बोली। मैं लड़ नहीं रहा मोरे, मैं हक़ की बात कर रहा हूँ। क्या मैंने इसलिए ये प्रोफेशन चुना है कि जिन केसेस में मुझे डैड इन्वॉल्व करेंगे मैं बस उन्हीं केसेस को लूँगा, और जब मैं जरा जुरत होंगी तो आगे से हुरैन की बात करते हैं? मतलब मैं फ़र्ज़ को पीछे छोड़ दूँ, ना देखूँ मैं? आप जानती हो, आपका ये हुरैन का हाथ जल जाए या आप लोगों में से तो मैं मोहब्बत करता हूँ, अगर किसी गैर का भी हाथ ज़रा सा जल जाए तो मुझे तकलीफ़ होगी कि मैं किसी तरह कोशिश करूँ उसकी तकलीफ़ को कम करने की, मगर यहाँ किसी का मुँह झुलसा दिया गया, उस पर उसकी इज्जत लूट ली गई। मेरे इख्तियार में था, मेरे हाथ में था, मैं कुछ नहीं कर सका। मैं क्या मुँह दिखाऊँगा आगे जाकर? वो जज्बाती हुआ था, तो ऐसा ही एक लम्हे में जज्बाती हो जाने वाले इंसान। तुम दुरुस्त है। वो उसका हाथ पकड़कर सोफे तक ले आई और उसे सोफे पर बिठाया। बिल्कुल दुरुस्त है। अफसोस है हमें भी उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादती हुआ है, मगर ज़ोए तुम्हारा बाबा और हम डरता है तुम किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, और हुरैन को बीच में इसलिए लाता है ताकि तुम कभी ना भूले कि तुमसे एक ज़िंदगी जुड़ी है, तुम्हारे साथ साथ है, तुम अकेला नहीं है कि फिर जो के चाहे वही तुम करे। वो चुप हो गया, जानता था वो ऐसी ही बातें करेंगी। मैं फ़िलहाल रेस्ट करना चाहता हूँ, वो बोला। नाराज़ है? वो मुस्कुराकर पूछने लगी। हाँ, सबसे, उसने उनकी जानिब देखकर कहा और उठकर ऊपर अपने रूम में चला गया, जबकि मोरे ने पीछे से उसके कमरे के दरवाजे की आवाज़ दहाड़ की सुनी और नफ़ी में सर हिलाया। फिर उसकी फ़िक्र भी थी। तभी वो हुरैन के कमरे में आ गई। बच्चे सो रहा है? वो प्यार से उसके बालों में हाथ फेरने लगी। मोरे, वो ज़रा चिढ़कर करवट ले गई। कितना लापरवाह है तुम हुरैन, मोरे ने कहा। तो हुरैन को कहाँ सुनाई देना था। फिर उन्होंने उसका लैपटॉप बंद किया जिस पर कोई कोरियन ड्रामा चल रहा था, और वो देखते देखते ही सो गई थी और उसको उठाना बेकार था। तभी उन्होंने बस लैपटॉप का कवर नीचे किया और बाहर निकल गई। ज़रियाब के लिए खाना ट्रे में लगाया और वो उसके रूम में ले गई। ज़ोए जागना तो खा लो। जी खा लेता हूँ। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई, वो बेड पर यूं ही उल्टा लेटा था। एकदम उनकी आवाज़ सुनकर सीधा हुआ और कहा, मेरा अच्छा बच्चा। वो उसके बाल बिखेर गई और मुस्कुराई, जबकि वो मुस्कुराया नहीं, चुप रहा, और वो उसकी पेशानी चूमकर बाहर निकल गई। कुछ देर ज़रियाब यूं ही बैठा रहा। उसे शदीद उलझन हो रही थी इस बात से कि वो अब कोई केस नहीं लड़ना चाहता था। वो अपनी मर्ज़ी के केस लड़ना चाहता था और वो उन लोगों की आवाज़ बनना चाहता था जिन पर यूं ही जुल्म किया जाता था। उसने अपना सर झटका। ये बात उसने सोच ली थी कि वो वही करेगा जो उसने करना है, भले उसे डैड से ये बात छुपानी पड़े। वो अपने फ़ैसले से कुछ मुतमईन हुआ और उठा। इससे पहले कि वॉशरूम में जाता, अचानक उसे जैसे याद आया, हुरैन का अक्स आंखों के सामने आ गया।
इस लड़की का भी दिमाग सेट करना चाहिए, वो सोचता हुआ रूम से निकला और कमरे से निकलकर वो सीधा हुरैन के कमरे के सामने पहुंच गया। उसने उसका दरवाज़ा बजाना भी ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि उसके पास हुरैन के रूम की एक और चाबी है। उसने वो चाबी से खोला तो एहसास हुआ कि कमरा तो पहले से ही खुला हुआ था। वो अंदर आ गया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। सुकून से उसने सारे कमरे पर नज़र डाली। वो अपने पिंक नाइट सूट में थी जो ज़रियाब उसके लिए ले आया था। तकियों को बाहों में कैद किए वो पुरसुकून नींद सो रही थी। ज़रियाब उस तक पहुंचा तो लैपटॉप की स्क्रीन नीचे हुई। स्क्रीन को सीधा किया तो वो कोरियन ड्रामा स्टॉप था। उसने चिढ़कर स्क्रीन ही नीचे फेंक दी। वो धड़ से एकदम बंद हुआ और हुरैन ने कसमसाकर करवट बदल ली। ज़रियाब ने शूज़ उतारे और हुरैन के दूसरी तरफ वो उछल कर एकदम लेटा तो हुरैन चीख मारकर उठकर बैठ गए। ज़रियाब पर नज़र पड़ी तो वो चीख दब गए। वो होंठों पर हाथ धर गए। आप? वो जैसे अपने हवासों में लौट आई। हाँ मैं, वो बोला। सीधी होकर बैठो, वो घूर कर बोला। हुरैन रोने वाली शक्ल बनाने लगी। उसका प्लान तो फ्लॉप गया था जो बुखार का उसने बनाया था। हुरैन चारों न चार होंठ बसोरती सीधी हो गई। क्या मुझे तुम्हें थप्पड़ लगाना होगा तब तुम्हें मेरी बातें समझ आएंगी? आप मुझे मारेंगे ज़रियाब? वो हैरानगी का इजहार करने लगी। शट अप! वो एकदम गुस्से से उसे झिड़क गया। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे मिले बिना कॉलेज नहीं जाओगी। तुम्हें ये बात समझ नहीं आती? मैं भूल जाती हूँ। वो हार मानती इधर उधर देखने लगे, जबकि वो हुरैन को बेहद संजीदगी से देख रहा था। तुम मुझे भूल सकती हो? वो पूछने लगा। हुरैन ज़ोर ज़ोर से सर नफ़ी में हिलाने लगी। शायद वो संजीदा हो गया था। फिर तुम मेरी कही बात कैसे भूल जाती हो? वो पूछने लगा। अंदाज़ अब भी संजीदा था। सॉरी। वो सर झुका गई। बिल्कुल कबूल नहीं होगी तुम्हारी सॉरी। वो उंगली उठाकर बोला। उसे डांट गया। मैंने तुम्हारी प्रोग्रेस देखी है, बिल्कुल फजूल रिजल्ट है तुम्हारा। लेक्चर तुम लेती नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यूं ही अनपढ़ रहोगी? मैंने LLB किया है और तुम इतना तो पढ़ लो कम अज़ कम। और उसकी सारी डांट सुन रही थी, सर झुकाए मुंह बसोरे बैठी थी। रात को आकर कैसे विलन की तरह उसे डांट रहा था। ना तुम्हें ये पता मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ से आता हूँ, क्या खाता हूँ, किस लिए तुम्हें मेरे पल्ले बांध दिया? वो अफसोस से बोला। हाँ तो आपको तो अफसोस होगा ना, कोई नई मिल गई होगी। वो बोली। शट योर माउथ। वो फिर झड़क गया। हुरैन रोने के लिए बिल्कुल तैयार थी। ज़रियाब उसके बाहर निकलते होंठ बार बार देख रहा था। फिर वो उसे डिस्ट्रैक्ट भी ऐसे करती थी। उसे नज़र फेर ली। वो उसकी अमानत थी, मगर बाज़ औक़ात वो खुद को बेबस महसूस करता और फिर थोड़ी थोड़ी ख़यानत कर ही लेता, जैसे अभी उसका दिल बेख्तियार सा हुआ था। उसने हुरैन को हाथ बढ़ाकर अचानक ही अपनी जानिब खींच लिया। हुरैन जो बैठी थी अचानक उसके ऊपर आ गिरी। हुरैन हैरानगी से उसकी जानिब देखने लगी। ज़रियाब ने उसके चेहरे पर फैले बाल चाहत से उसके चेहरे पर से हटाए। क्यों तंग करती हो मुझे? उसकी आंखों में देखता पूछने लगा। हुरैन का दिल जैसे उछलकर हलक में आ गया। मजाल हो जो एक लफ्ज़ भी बोला गया हो। जबकि ज़रियाब ने उसके चेहरे पर अपनी उंगली से सतर खींची। वो खामोश हो गया था, कुछ नहीं बोला। शायद वो उसे महसूस करना चाहता था। इससे पहले कि ज़रियाब बहक कर उसके चेहरे पर झुकता, हुरैन होश में आती जल्दी से उससे दूर हुई। ज़रियाब ने उसकी जानिब देखा। आप मुझे बहुत डांटते हैं ज़र। वो प्यार से उसे बस इसी लफ्ज़ से पुकारती थी। ज़रियाब मुस्कुरा उठा, जैसे पूरे दिन की थकान उतर गई हो उसका यूँ फूला फूला चेहरा देखकर। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसने शाने अचकाए। हुरैन ने सर झटका। आहा, किस बात पर एतरा रही हो? उसके नखरे देखता आंखें घुमाकर बोला। अपनी तो सारी बातें याद है कि मैं ख्याल नहीं करती। आप मेरा ख्याल करते? मेरी चॉकलेट्स कहाँ हैं? लाए हैं क्या अब आप? वो बोली तो छोटी सी नाक को फुलाकर उसको घूर रही थी। ज़रियाब ने सर झटका। जब तुम्हें मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों करूं? और इतनी महंगी चॉकलेट्स खाती हो तुम, मोटी हो जाओगी। मुझे मोटी लड़कियां नहीं पसंद। लड़कियां? वो एकदम चिंकी। आहिस्ता बोलो। वो घूरने लगा। वो ज़बान दबागी। ये लड़कियों से क्या मुराद है आपकी? वो उसे घूर कर बोली। मतलब मोटी लड़कियां? ना चाहते हुए भी सफाई देने लगा। मतलब लड़की मैं हूँ आपकी। आप क्यों? ये लड़कियां क्या होता है? वो बोली। फजूल मत बोलो, भूख लग रही है मुझे, जाओ कुछ खाने को लाओ। हाँ ठीक है, खुद तो लड़कियां करते हैं। वो रो देने को हुई। उफ! ज़रियाब ने सर थामा। क्या शय से दिल लगा बैठा था वो, मगर जैसी भी थी उससे बेहद प्यारी थी। वो मुस्कुराकर उसका बुड़बुड़ाना देख रहा था। हुरैन ने स्लीपर पहने और वो बाहर निकल गई। मेरे रूम में मोरे ट्रे रख गई थी, वहीं ले आओ। वो बोला तो हुरैन उसके रूम तक चली गई। वो अब भी बुड़बुड़ा रही थी, जबकि नींद भी अलग आ रही थी। न जाने ज़रियाब का खाना देखकर उसकी भी भूख चमक उठी थी। वो जल्दी से ट्रे लेकर उसी तरह फूले मुंह से उसके सामने आकर बैठ गई। वो जानती थी वो दोनों साथ हों तो वो खुद कभी नहीं खाता, तभी वो उसे खुद ही लुक़्मे बनाकर देने लगी।
जबकि ज़रियाब खामोशी से उसे देख रहा था। अचानक उसे वो लड़की याद आ गई जिसका चेहरा झुलसाया गया। इज्जत लूटी गई। अगर उसके किसी रिश्ते या हुरैन के साथ ऐसा हो जाता। उसने जल्दी से सर झटका। खुदा ना करे, वो बेसाख्ता बोल गया। हुरैन ने उसके लबों की जानिब लुक़मा बढ़ाते उसकी तरफ देखा, जबकि ज़रियाब इतना परेशान हो गया कि उसे उस लुक़मे की फ़िक्र नहीं रही। उसने हुरैन का सर आगे किया और उसकी पेशानी पर प्यार किया। हुरैन शर्मा उठी। ज़रियाब ने जैकेट की जेब में से चॉकलेट्स निकालकर उसके आगे कर दी। ओह! हुरैन का जोश देखने लायक था। उसने जल्दी से ज़रियाब के मुंह में लुक़मा दिया और चॉकलेट झपट ली। थैंक यू ज़र, वो पुरजोश हुई। तुम मेरे गाल पर शुक्रिया अदा कर सकती हो। उसने अपनी गाल आगे की। नहीं, वो घबरा गई, जबकि दिल भी धड़क उठा। चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट ने जगह ले ली। देखता हूँ तुम रुखसती के बाद कैसे इनकार करती हो। ज़रियाब ने दोबारा लुक़मा लेते हुए उसकी उंगली पर काट दिया, जबकि हुरैन ने फिर से मुंह बना लिया। बस ये मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं, तवज्जो से मेरी बात सुनो तुम। कल सुबह कॉलेज जाओ तो। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करता, हुरैन ने उसकी बात एकदम अचक कर काटी। कल छुट्टी कर लूँ, वो बोली। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जबकि अंदाज में जोश और यकीन था कि वो झट से कह डालेगा, हाँ हूर मेरी जान, छुट्टी कर लो। ये पढ़ाई वढ़ाई में रखा ही क्या है। मगर वो ज़रियाब था। क्यों? तुम्हारे किस भाई का निकाह है कल जो छुट्टी करोगी? वो झड़क गया। हुरैन का मुंह उतर गया। अगर मैं कर भी लूँगी तो क्या हो जाएगा, सब करते हैं। तुम ना चुप रहो, सब करते हैं। ज़रियाब ने उसके बाल दुरुस्त करते हुए उसे फिर से रोका। उस पर प्यार भी इतना ही आता था जितना उस पर गुस्सा आता था, बल्कि शायद प्यार ज़्यादा ही आता था, क्योंकि वह चेहरे ही ऐसे बनाती थी कि ज़रियाब फिर आगे अपनी हिम्मत हारता हुआ महसूस करता। मैं जानता हूँ मेरी जान, कल तुम्हारा इंग्लिश का टेस्ट है और तुमने ये कोरियन ड्रामे देखने में वक्त बर्बाद कर दिया, तभी कल छुट्टी की ख्वाहिशमंद हो। वो उसकी वजह पकड़ते बोला। नहीं तो ऐसा तो नहीं है। उसने घूरा। उसे बुरा लगता था जब हुरैन उससे झूठ बोलती थी, भले वो कोई मामूली बात क्यों ना हो। पता नहीं वो उसके मामले में ओवर पोजेसिव था या शायद उसकी नेचर ही यही थी, क्योंकि बिशा के मामले में भी वो ऐसा ही था। नहीं याद, हुरैन सर झुकाकर सच बताने लगी। बट पक्का प्रॉमिस, कल याद करूँगी ना छुट्टी करके, वो बोली। ज़रियाब को उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर हंसी आ गई। खाना खाया था? वो बात काट कर बोला। जी। सर झुक हिलाने लगी। भूख फिर से लगी है? उसने फिर से सवाल किया, क्योंकि वह ज़रियाब के साथ लाजमी खाना खिलाती थी, मगर आज उसने नहीं खाया था। जी, मगर खाना मोरे ने आपके जितना दिया था। मैं पूछूंगी कल, वो शिकायत लगाती सर हिलाकर बोली। खबरदार जो किसी को बताया कि मैं आधी रात तुम्हारे कमरे में था। उसे अपने नज़दीक करता पाबंद करने लगा। हुरैन उसकी इस अचानक अफ्ताद पर उसे देखने लगी। बड़ी बड़ी आंखों में ज़रियाब को सिर्फ अपना अक्स नज़र आया। वो मुस्कुरा दिया। ये लापरवाही छोड़ दो हुरैन मैडम, ऐसा ना हो तुम्हें किसी दिन सख्त महंगी पड़ जाए, उसने कहा, जबकि एक बार फिर वो उसके चेहरे पर झुकता कि हुरैन ने अपना चेहरा ही छुपा लिया। ज़रियाब ने आईब्रो अचकाकर उसकी जानिब देखा और उससे दूर हुआ। हुरैन उसी की तरफ देख रही थी। शायद वो नाराज़ हो गया था। उसे फिक्र हुई इससे पहले वो कुछ कहती कि ज़रियाब बेड से नीचे उतरा और उसने अपने पाँव कालीन पर रखे। हुरैन को अंदाज़ा था वो पल में चिढ़ जाता था, लम्हे भर के लिए भी तवक्कुफ़ नहीं लेता था, जबकि वो सब जानते हुए भी गलती करने में माहिर थे। फ़िलहाल चॉकलेट खाकर गुजारा करो, सुबह 7 नाश्ता करेंगे, गुड नाइट। और हाँ, बूढ़ते हुए बोला। हुरैन ने बड़ी बड़ी आंखों से उसको देखा। मज़ीद ये लैपटॉप इस्तेमाल मत करना, वरना तुम्हारी पहुँच से नेट बहुत दूर कर दूँगा। वो साथ साथ वॉर्न भी करने लगा। ओके, हुरैन अच्छे बच्चों की तरह बोली। डैट्स गुड। वो उसका गाल थपथपाकर जाने लगा। ज़र, हुरैन ने पुकारा। जी। वो वहीं से मुड़ा और दरवाजे से टेक लगाकर दोनों हाथ सीने पर बांधकर उसकी जानिब देखने लगा। हुरैन उसके देखने के शौकी अंदाज पर ज़रा खफीफ सी हुई। नाराज़ तो नहीं, वो बोली, बल्कि झुक गई। नहीं, वो चाहत से बोला कि उसे अच्छा लगता था। वो जानता था वो इतनी समझदार नहीं है, मगर अपनी घबराहट में बाज़ औक़ात वो उसे लाशऊरी तौर पर किसी भी बड़े कदम से रोक देती थी और वो रुक भी जाता था। हुरैन ने गहरा सांस भरा। अब ठीक है, वो ब्लैंकेट में घुस गई। ज़रियाब मुस्कुरा दिया। अच्छा, मैं कल शॉपिंग पर जाऊंगी। ज़रियाब बाहर निकलता वो फिर से बोली। वो किस लिए? अभी तो शॉपिंग की थी, उसने याद दिलाया। ज़र, दिसंबर है, साल का आखिरी महीना है, तो हर साल आता है। ज़र, आप बिल्कुल नहीं समझेंगे, ये तो रोमांटिक महीना है, इसमें तो। नहीं, मुझे रोमांस बहुत अच्छे से समझ आता है। बताओ, शुरू करूं? वो कदम उसकी जानिब उठाने लगा। ओफो, हुरैन तो एकदम हाथ उठाकर उसे दूर से ही रोकने लगी, जबकि ज़रियाब तो उसकी मुस्कान पर ही फिदा हो जाता जो वो छुपाना चाह रही थी। मेरा मतलब है, मैं आपको एक चीज़ दिलाएंगे?
उसे जैसे याद आया, एकदम चीखती हुई बोली, हुरैन आहिस्ता बोलो। वो टोक गया। पापा को पता चल जाता तो ज़रूर वो खफकी करते, मगर लड़की को यहाँ समझ कहाँ आ रही थी। अच्छा ठीक है, आपको सेंड कर दूँगी। मुझे वैसे ही शॉल और 2 जैकेट्स और 3 सूट और स्नीकर, जोगर्स और सैंडल्स। वैसे ज़र हील भी बहुत ट्रेंडिंग में है, और ना रीडिंग वाली रिंग बहुत प्यारी लगती मेरे हाथ में। अच्छे लगेगी ना? वो अपनी उंगलियां दिखाती पूछने लगी। मुझे लगता है अच्छी लगेगी। और ओ हाँ, वो एक चेन जिसमें चिंग वोक का नेम हो। हाय, वो हाथ जोड़ती अपने ही ख्यालों में मस्त हो गई। ज़रियाब ने गहरा सांस भरा। तुम्हें मैं सिर्फ एक थप्पड़ लगाऊंगा। ये चिंग वोक कहाँ से पैदा हो गया तुम्हारी ज़िंदगी में? ज़रियाब है सिर्फ, और उसका जेड तुम्हारी गर्दन में है, तो उसी को देखो, समझी? वो घूर कर नज़दीक आता उसका चेहरा पकड़ गया। हुरैन ज़बान दबा गई। वो ज़्यादा बहक गई थी। अब मुझे सोना है, जाइए यहाँ से, शॉपिंग नहीं करा सकते? वो बोली तो ज़रियाब हंस पड़ा। अभी उसने कुछ दिन पहले, हाँ दिसंबर से पहले उसे शॉपिंग कराई थी, और अभी इस लड़की ने फिर से लिस्ट रेडी कर ली थी। वो सर तक कंबल तान चुकी थी। ज़रियाब बाहर निकल गया, जबकि उसके रूम का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर दिया। मगर मैंने तो रूम लॉक कर रखा था। ज़र के डर से अचानक ब्लैंकेट चेहरे पर से हटाती वो सोचने लगी, पता नहीं कैसे आ जाते हैं जिन कहीं के। सर झटक कर फिर से लैपटॉप उठा गई। हालांकि वो मना करके गया था, मगर हुरैन को तो हर वो काम करना था जो ज़रियाब रोकते। वो एक बार फिर K2 सीरीज़ देखने लगी। सलाम लाला साईं, मूसा ने अपने भाई को झुककर सलाम किया। दाऊद मुस्कुराया। ठीक ठाक हो? वो बोला। जी लाला, आपने बचा लिया, बहुत शुक्रिया। वो खुश था। मैंने तुम्हें बचा लिया, शुक्रिया भी बाद में अदा करना, मगर आज के बाद ऐसी हरकत अगर मंजरे आम पर आई तो मूसा आगे से दाऊद इब्राहिम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा, ये बात मत भूलना। वो ज़रा सख्ती से बोला। जी लाला, वो जैसे हुक्म मानता बोला। दाऊद खामोश हो गया। टीवी स्क्रीन की जानिब देखने लगा, जिसमें इस बार भी उसके इलेक्शन जीत जाने की खबर चल रही थी। मूसा भी स्क्रीन की जानिब देख रहा था। लाला, क्या वो लड़की मर गई? क्यों, तुम्हें दोबारा चाहिए क्या? दाऊद ने निगाहें तिरछी की। बिल्कुल नहीं, उसका चेहरा तो झुलस गया सारा। वो ज़रा मुँह बनाकर बोला। वैसे क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? दाऊद ने ऐसे ही सरसरी सा पूछ लिया। मूसा हंस दिया। बहुत चीख रही थी, मूसा ने मजबूरी बताई। तो दाऊद सर नफ़ी में हिलाने लगा। मोरे को इल्म तो नहीं हुआ? मूसा एकदम याद करता बोला। दाऊद ने स्क्रीन ऑफ कर दी। सफ़ेद लट्ठे के सूट में इतनी अकड़ नहीं थी जितनी दाऊद इब्राहिम में थी। तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता है? वो सवाल करने लगा। नहीं, लेकिन ऐसे ही, वो मुनमुनाया। मालूम नहीं, दाऊद ने शाने अचका दिए। दाऊद इब्राहिम की माँ तो बहुत पहले ही वफ़ात पा गई थी, जबकि मूसा की माँ जिंदा थी, जो कि बहुत अच्छी और नेक दिल खतून थी। दाऊद इब्राहिम का सौतेला भाई होने के बावजूद मूसा को दाऊद ने काफ़ी सर चढ़ाया हुआ था, जबकि अभी कुछ माह पहले उनके बाप की वफ़ात हुई थी, जो हूबहू दाऊद इब्राहिम जैसा ही था। उसके बाद ही ये गद्दी दाऊद ने संभाल ली, और अपने सख्त असूलों की वजह से और ज़रा चालाकी की वजह से वो अपने ही नहीं, इर्द गिर्द के भी गांव में मशहूर था। तभी उसने इस बार भी हल्का जीत लिया था। दाऊद अपनी मर्ज़ी का मालिक था, जब दिल चाहा मेहरबान, और जब दिल चाहा ऐसा सख्त गिर के चट्टान से भी ज़्यादा। जबकि सौतेली माँ को उसने कभी अहमियत नहीं दी थी, और मूसा को वो खुद से करीब ही रखता था। उसकी जायज़ नाजायज़ हर बात को वो छुपा लेता था। बाप के बाद तो हर बात का डर खौफ ख़त्म हो गया था। खैर, इससे पहले भी दाऊद इब्राहिम कभी किसी से डरा नहीं था। बात सुनो, अब ज़रा कुछ संजीदा हो जाओ। दाऊद ने सिगरेट का गहरा कश भरा। लाला, आप हैं ना? वो मोबाइल एक तरफ रखता बोला। उसका सेलफोन बज रहा था, मगर दाऊद के आगे उठाने की इजाज़त कब थी? हम तो हैं, मगर तुम्हें भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। बल्कि मेरा तो दिल है तुम्हारी शादी करा दी जाए। वो हंसा और गहरे गहरे कश फिजा में छोड़ने लगा। मूसा ने दाऊद की तरफ देखा। नहीं प्लीज़ लाला, फ़िलहाल शादी का मूड नहीं। वो जल्दी से बोला। तो नवाबजादे, अपनी ख्वाहिशात का मुंह भी छोटा करो। तुम्हारी सरकत से मेरे इलेक्शन पर फ़र्क पड़ता तो ज़रूर, मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर देता। वो एकदम संजीदा होता, आगे झुकता उसकी सूरत देखने लगा। मूसा का मुंह उतर गया, सर झुका लिया। जाओ यहाँ से, और जब तुम्हारे अंदर इस गन की ख्वाहिश हो तो मुंह खोलकर हमसे इजहार किया करो। वो बोला। मूसा ने उसकी जानिब देखा। दाऊद अलबत्ता उसे घूर रहा था। मूसा ज़्यादा देर नहीं टिक सका, तभी वहाँ से चला गया। उसका सेलफोन भी मुसलसल बज रहा था। दाऊद को एक बार फिर से वो लड़की याद आई। उसे बस अपनी पोजीशन क्लियर करानी थी, बाकी मज़ीद उस लड़की के साथ उसका कोई काम नहीं था। उसके कुछ मुखालिफ इस अफवाह को हाईलाइट कर रहे थे, और वो बस इतना चाहता था वो लड़की एक बार मूसा का नाम हटा दे बीच में से। उसने अपने ख़ास मुलाजिम को बुलाया। जी साईं। वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। कैसी है वो लड़की? वो कश भरता पूछ रहा था।
साईं रोती है बहुत, बाज़ औक़ात तो चीखने की भी आवाज़ें आती हैं। वो मुलाजिम बोला। तो वो मानी नहीं। दाऊद को इस ज़िद पर गुस्सा आने लगा। मेरे ख्याल से एक बार उससे बात कर ली जाए तो वो मान जाएगी, वो बोला, क्योंकि दाऊद की बेरहमी और सख्ती से वाकिफ़ था। तभी उस लड़की के लिए वो बोल गया। दाऊद उठा, चादर उठाई। दिसंबर के इस जानलेवा महीने में गांव की सर्दी ठठरा देती थी। काली शॉल उसने अपने शाने पर डाली और मूंछों को ताव देता वो बाहर निकला। पीछे उसका मुलाजिम भी निकला, जबकि दुआ गो था कि दाऊद उस लड़की पर रहम खाए। दाऊद जहाँ से गुजरता लोग सलाम करते, वो सर के इशारे से जवाब देता आगे चलता गया और अपनी महल नुमा हवेली के पिछले हिस्से में आ गया, जहाँ एक कोठरी नुमा कमरा था कि दाऊद जब अंदर दाखिल होता तो झुक कर जाता। उसने मुलाजिम से दरवाज़ा खुलवाया और अंदर दाखिल हुआ। अंधेरे में आज भी उसकी तरह सिसकियों की आवाज़ थी। कैसा है तुम लड़की? वो वहाँ पड़ी चेयर पर बैठ गया। उस लड़की का बस एक साइड का चेहरा नज़र आता था, जबकि जो झुलसा हुआ हिस्सा था वो छुपा हुआ था। साईं, मुझे इस अजियत से निकाल लें। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। वो लड़की हार गई थी, हार मानती उसके आगे हाथ जोड़ने लगी। दाऊद एकदम खुश हुआ। लो, ये तो मसला ही ख़त्म। वो मुड़कर मुलाजिम को देखने लगा। यार, मैं कहता हूँ तुम्हारा चेहरा भी मैं ठीक करवाऊँगा, टेंशन ही कोई नहीं। बस कहना तुम्हें वही होगा जो मैं तुम्हें कहूँगा, और अगर तुमने होशियारी की कोशिश की। अचानक उसकी आवाज़ सर्द हो गई। वो खामोश हुआ। सर्दी के बायस मुँह से भाप उड़ती महसूस हो रही थी। उस लड़की ने दाऊद इब्राहिम को कभी देखा नहीं था। वो आता तो रोशनी उसके इर्द गिर्द से तो नज़र आती, मगर उसके चेहरे पर नहीं होती थी। तो तुम्हारा अंजाम इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे और बुरा होगा, वो बोला। उसके मुंह में सिगरेट का शोला था। लड़की ने सर हिला दिया। दाऊद उठ गया, लड़की की सिसकियों से ज़रा इरिटेट होता। वो मुस्कुराता हुआ बाहर निकला और उसने अपनी शॉल को फ़ख्र से झटका। उस लड़की को शाम तक आज़ाद कर देना, मगर इस पर नज़र रखना और ले जाओ इसे किसी डॉक्टर पर और इलाज कराओ, वो बोला। तो मुलाजिम ने सर हिलाया। साईं, रखना कहाँ है इसको? मेरा मतलब इसके घर वालों से मिलने दें, वो पूछने लगा। हाँ, मगर जब इसका चेहरा दुरुस्त हो जाए, वो कहता आगे बढ़ गया, जबकि मुलाजिम जिसका फ़र्ज़ था दाऊद के पीछे चलना रुक गया। पढ़कर ये खुशखबरी उस लड़की को सुनाने लगा जो अपनी ही तकलीफ़ से दोहरी हो रही थी, जिसने आज अपनी इज्जत की परवाह नहीं की थी। उसने इस तकलीफ़ से निजात पाने को सब भुला दिया था, ढेर कर दिया था खुद को। वो दोनों जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही थी। उफ, हम लेट हो गए, हुरैन बोली। ज़रियाब ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। हुरैन ने चोर चोर नज़रों से सबको देखा। रोमांस नहीं कर रहा था, आराम से कहो, कैसे जाइलों की तरह खा रही हो। वो अचानक ही बेइज्जती कर गया, जबकि बिशा का कहका उभरा और जहान ने तो मुंह ही मोड़ लिया। हुरैन रोने वाली हुई। ज़रियाब अलबत्ता मुंह के आगे अखबार लगा चुका था। हुरैन ने बिशा को मुक्के मारे। क्यों हंस रही हो, बदतमीज़? खुदा करे तुम्हें इससे भी बुरा बंदा मिले। बताऊँ लाला को? वो धमकाने लगी। हुरैन ने मुँह बसोर लिया, जबकि बिशा वो बहुत मज़ा आ रहा था। वो वैन आ गई, बिशा बोली और जल्दी से उठी। हुरैन भी उठ के नाश्ता मुकम्मल करो हूर। ज़रियाब ने अखबार रखा। हुरैन बिशा की हंसी देखती जलती करती नाश्ता करने लगी। बिशा तब तक माँ से मिली, जिसने उसके सर पर प्यार किया। बहुत बुरे हैं आप, हुरैन ने अपनी नम आंखें साफ की। ज़रियाब खामोशी से उसके ड्रामे देखता रहा। फ़र्क भी नहीं पड़ता, वो उसे देखने लगी। बाबा को शिकायत लगाऊंगी आपकी, हुरैन धमकी देने लगी। हो गया? ज़रियाब ने बेहद संजीदगी से पूछा। जाओ अब, सर ना खाओ, वो कहकर अपने नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हो गया। ज़रियाब, वो एक लफ्ज़ चबाती बोली, जबकि ज़रियाब ने अपनी हंसी रोकी। हुरैन ने बैग उठा और वहाँ से चली गई। लाला जी, पैसे निकालिए, बहुत खून पी लिया आपने मेरी भाभी का। बिशा ने कमर पर हाथ रखा और बोली। तुम भी ठीक हो भाई, वैसे लड़ती रहती हो, मैं कभी फ़र्क कर लूँ तो चिढ़ कर आती हो। वो पैसे निकालता बोला। उसे मजाक नहीं, सीधी सीधी बेइज्जती कहते हैं, और सज़ा भी सुन ले, मैं दूंगी। एकदम हुरैन कहीं से नमूदार हुई और ज़रियाब के हाथ से 1000 का नोट छीन लिया। ये सिर्फ मेरे हैं और सज़ा भी मैं दूंगी, टैक्स कर दूंगी। वो सर झटक कर जल्दी से बाहर भाग गई। कभी वो रोक कर असल में उसकी बेइज्जती कर देता। ज़रियाब ने नफ़ी में सर हिलाया और दूसरा 1000 का नोट बिशा के हाथ में दिया। लाला, ये कोई अच्छी बात नहीं, जहान भी बोला, जबकि हुरैन और बिशा जा चुके थे। लो भाई, तुम भी लो, तुम क्यों पीछे रहो इनसे? ज़रियाब ने तीसरा नोट इसको थमा दिया और दोबारा नाश्ते पर तवज्जो देने के साथ साथ उसने आज में आई अखबार की खबर को एक बार फिर संजीदगी से पढ़ा। उस लड़की ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया था, जिसमें ये वाज़ह था कि उसके साथ ये जुल्म गांव के सरपंच के बेटे मूसा ने नहीं, बल्कि एक मुलाजिम जिसका नाम अरशीद था उसने किया था। और दाऊद इब्राहिम, जिसके सर गांव की पग है, उसने अरशीद को सख्त से सख्त सज़ा देने का फ़ैसला किया। साथ ही साथ लड़की का इलाज भी कराने का कहा। वो बार बार इस खबर को पढ़ता रहा।
ये सरासर झूठ लग रहा था उसे। उसने अपनी चाय का आखिरी घूंट भरा और वहाँ से उठकर वो अखबार लेकर कराची के लिए निकल गया कि पीछे से अख्तर साहब की आवाज़ पर रुका। तुम कराची नहीं जा रहे? वो सवाल कर रहे थे। जाऊँगा, बल्कि वहीं जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊँगा, उसने कहा। अच्छा ठीक है, अख्तर साहब बोले और ज़रियाब सर हिलाकर बाहर निकल गया, जबकि उसका इरादा पहले अपने ऑफिस और उसके बाद कराची जाने का था। और अगर उसको क्वेटा जाना पड़ता तो वो कोई चकमा देकर क्वेटा जाने का इरादा भी रखता था। तुम जानती हो कल कॉलेज में फेस्टिवल है, विशा ने हुरैन को इन्फॉर्म किया जो बर्गर खा रही थी। अच्छा फिर? उसने कहा। फिर क्या कल छुट्टी करेंगे? विशा एकदम एक्साइटेड से बोली तो हुरैन का बस नहीं चला, उसका माथा ही चूम ले। ये हुई ना बात। उसने विशा के हाथ पर हाथ मारा। दोनों मज़े से बर्गर खा रही थी। फेस्टिवल क्या है वैसे? हुरैन ने पूछा। यार वो पिछले दिनों कुछ टीम्स नहीं आई थी जर्नलिज्म पर सवाल करने, जो लड़कियां जीतती हैं अब उन्हें कोई बड़ी शख्सियत इनाम देने वाली है, विशा ने लापरवाही से कहा। लेकिन विशा वो तो तुमने भी दिया था टेस्ट, हुरैन ने याद दिलाया। पता है उर, विशा खाने में ज़्यादा मसरूफ़ थी। तो तुम्हें भी इनाम मिलेगा, वो जोश से बोली। विशा हंस पड़ी। तुम्हें लगता है मेरा कहीं कोई नंबर भी आया होगा? विशा ने जैसे खुद पर ही तंज किया। बेवकूफ़, हो सकता है तुम जीती हो। हुरैन ने उसकी कमर पर हाथ मारा। मैं तो छुट्टी करूँगी, तुम आ जाना। हाँ, मैं ज़रा आपको बताऊँगी, उसके बाद देखना, हुरैन बोली। यार शट अप, खबरदार जो तुमने लादा को कुछ बताया। मैं तो बताऊँगी। दोनों की बहस शुरू हो चुकी थी, जबकि विशा जानती थी वो बिल्कुल जीती नहीं होगी। बिला वजह ये लड़की उसे लाना चाहती है और उसके जीतने से ज़्यादा ये दुश्मन नुमा बेईमान लड़की उसकी हार का जश्न मनाएगी। विशा उसे घूरती रही, जबकि हुरैन की खुशी ही अलग थी। वो एहसन के पास बैठा था, उसे ये केस बताने लगा। एहसन भी लॉयर था, मगर उसकी तरह पाबंद नहीं। लेकिन एहसन झमेलों में पड़ने का आदी नहीं था। यार जब अंकल कह रहे हैं तो तुम दफ़ा करो, ज़रूरी है ज़िद में आना, एहसन बोला। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम देख रहे हो ये लड़की झूठ बोल रही है। ज़रियाब को गुस्सा आया। ज़रियाब बात सुनो, इसने बयान पढ़ दिया, अब कोई फ़ायदा नहीं इस केस के पीछे पड़ने का। यार अंकल ठीक कह रहे हैं, ये गांव के लोग बहुत ज़िद्दी किस्म के होते हैं। और ये तो देखो नाम से ही कैसा लग रहा है ये आदमी, दाऊद इब्राहिम, वो बोला। मुझे इस आदमी से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये देख रहा हूँ उस लड़की ने किस तरह अपने दिल का खून किया इस बयान को बदलने में। ज़रियाब ने हकीकत बताई। हाँ ऐसा तो है, मगर ये दुनिया है मेरे भाई, हम सबके साथ बैक वक्त हमदर्दी नहीं कर सकते। तुम्हें सच बताऊं एहसन, मुझे लगता है मैं खुद को ज़ाया कर रहा हूँ, वो बोला। एहसन चुप हो गया। रिलैक्स ज़रियाब, उसने उसके शाने पर हाथ रखा। तुमने मेरी हेल्प करनी है या नहीं, वो दो टोक पूछने लगा। ओके आई विल, एहसन ने हामी भरी। ज़रियाब ने सर हिलाया। ऐसा करो कल रात घर आ जाओ, स्टडी में बात करेंगे, फ़िलहाल मुझे कराची के लिए निकलना है। ओके, ऐसा ने कहा और ज़रियाब उठकर बाहर निकल गया। कराची में काम ज़्यादा पड़ने की वजह से उसे रात वहीं स्टे करना पड़ा, एक ऑफिसर के घर। यहाँ का माहौल उनके शहर की निस्बत मुनासिब था, सर्दी का एहसास भी इतना नहीं था। वो बिस्तर पर लेटा तो हुरैन शम से आंखों में आसमाई। उसने सेलफोन तलाशा और सेलफोन उठाकर उसने हुरैन को कॉल मिला ली। कॉल जाती रही मगर अटेंड नहीं हुई। उसने ज़रा तप कर मैसेज सेंड किया। मैं जानता हूँ तुम कोरियन ड्रामा देख रही हो, कॉल पिक ना की तो गर्दन दबा दूंगा, कॉल उठाओ। बस इतना काफ़ी था और अगली बेल पर हुरैन ने कॉल उठा ली। ये बदतहजीबी भी सीख ली है तुमने, ज़रियाब को बुरा लगा। सॉरी, वो जल्दी से बोल गई। क्या सॉरी, जब देखो बस सॉरी कह देती हो, वो झिड़क गया। आप भी तो जब देखो झिड़क देते हैं हुरैन, ज़रियाब बोला तो हुरैन की सीटी गुम हो गई। मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम फ़ोन नहीं पिक करती हो, तो क्या मुझे तुम्हारी फ़िक्र ना हो। वो सीधा होकर बैठा। मैंने ऐसा नहीं कहा ज़र, हुरैन को अफसोस हुआ। वो बिला वजह संजीदा हो गई थी। ठीक है, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो तो ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ, वो बोला। एकदम हुरैन बोली। नहीं प्लीज़ बंद ना करिए, मैं आइंदा ख्याल रखूँगी ज़र प्लीज़, वो बोली, जबकि ज़रियाब ने बिना कुछ कहे फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद काफ़ी देर तक उसकी कॉल आती रही मगर ज़रियाब ने कॉल पिक नहीं की, जबकि हुरैन दूसरी तरफ नाखून चबाने लगी। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, हर बार मैं ऐसा ही करती हूँ, वो खुद पर गुस्सा करने लगी। सामने ड्रामा चल रहा था, उसने लैपटॉप की स्क्रीन एकदम बंद कर दी। ज़रा प्लीज़ नाराज़ ना हो, उसने मैसेज किया मगर जवाब नहीं आया। आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगी, आपकी कॉल इग्नोर नहीं करूँगी, वो फिर से मैसेज सेंड कर गई। वो देख रहा था मगर जवाब नहीं दिया। हुरैन ने 2-3 रोने वाले इमोजीज भेजे। खाना खाया तुमने, ज़रियाब हार मान गया। जी, उसने कहा। तुम्हारे दिमाग से ये कोरियन ड्रामों का भूत नहीं उतरेगा। कल कॉलेज जाना और तुम अब तक जाग रही हो। हुरैन ने मैसेज रीड करके सर थाम लिया।
क्या वो कभी अक्लमंद नहीं होगी? वो सोच में पड़ गई और उसे अब रोना अलग आया। ठीक है, अब रोने वाली मत हो जाना, सो जाओ। ज़रियाब जानता था वो उसको सामने ना पाकर भी पलकें गिरा उठा रही होगी, जबकि आंखें नम हो गई होंगी। ज़रियाब जानता था उसका दिल बहुत छोटा था। हुरैन मुस्कुरा उठी। ओके, प्रॉमिस? ज़रियाब ने मैसेज भेजा। प्रॉमिस सर, उसने कहा और उसका कहना मानते हुए लैपटॉप ऑफ कर दिया। ओह, मुझे याद आया, कल तो कॉलेज नहीं जाना? उसने अचानक मैसेज भेजा। क्यों? वो पूछने लगा। कल हमारे कॉलेज में फेस्टिवल है, आपको पता है? बिशा ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, मगर वो अब नहीं जा रही, वो उदासी से बोली। क्यों, तुम जाना चाहती हो? वो पूछने लगा। नहीं, मैं क्यों जाऊंगी? वो हंसने लगी। ज़रियाब ने सर नफ़ी में लाया। इसका बस चले, सारे दिन घर में बंद रहकर वो बस ड्रामे देखती, चॉकलेट्स खाती, दोस्तों से बातें करती, और काम ही क्या था उसके पास। मैं विशा को मैसेज करता हूँ, कल तुम दोनों जाओगी, लाइब्रेरी में पेपर्स की तैयारी कर लेना। हुरैन तो हैरान रह गई। माय हूर, गुड नाइट, अब जल्दी से सो जाओ, उसने कहा और ऑफलाइन हो गया, जबकि हुरैन ने होंठ निकाल लिए। ये कितना बुरा आदमी है, वो गुस्से से बोली और कंबल सर तक तान गई। आंखें बंद करके एहसास हुआ उसे तो वाकई नींद आ रही थी, तभी जल्दी वो सो गई। ज़रियाब ने बिशा को कॉल मिलाई। शायद वो सो रही थी, तभी उसने फ़ौरन कॉल पिक नहीं की। ज़रियाब ने दोबारा कॉल डायल की और अब की बारी फ़ोन उठा लिया गया। जी लाला, वो नींद में बोली। लाला की जान, कल कॉलेज की क्यों नहीं जा रही? उसने सवाल किया। वो कसलबंदी से बोली। लाला, कल कोई काम ही नहीं, वो बोली तो ज़रियाब मुस्कुराया। चंदा, पढ़ने वाले फेस्टिवल और ये सब नहीं देखते। ओके चलिए, अब कल कॉलेज जाना है, आपने मज़ीद बात नहीं करूँगी, अब सो जाओ, उसने कहा। बिशा ने फ़ौरन बात मान ली, क्योंकि उसे ज़रियाब बहुत अजीज़ था और वो उसकी बहुत इज्जत और मोहब्बत करती थी। ज़रियाब खुद भी मुस्कुराया, जबकि फ़ोन बंद कर दिया। यही बात वो हुरैन से कहता तो शायद उसने 1000 बार ये बात कहलवानी थी कि नहीं, ऐसा करूँगी वगैरह। उसने मुस्कुराकर फ़ोन एक तरफ रख दिया। एक बार फिर से वो लड़की उसकी आंखों में आई। किस मजबूरी से उसने इस बात से इनकार किया कि उसके मुलाजमों ने ये सब किया। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। उसकी हूर बहुत ज़िद्दी थी, मगर उसे बहुत अजीज़ थी। बस इसी को सोचते हुए वो नींद की गहरी वादियों में उतर गया। दाऊद शावर लेकर बाहर निकला था। बाल गीले थे। उसने बालों में हाथ फेरा और आईने में अपना अक्स देखा। आज उसको कॉलेज की तकरीब में बुलाया गया था, वो इनवाइटेड था। वो उसी के लिए तैयार हो रहा था। मुलाजिम अंदर आया और उसने दाऊद की जानिब देखा। वो सयाह लिबास में था। शॉल उसने शाने पर डाली और बाल बनाकर मुलाजिम को देखा। तुमने उस लड़की को कहाँ एडमिट कराया है? वो पूछने लगा। साईं, अभी तो कहीं भी नहीं कराया, बड़ी भी जान के पास है अभी तो, वो उन्होंने उसे अपने पास रख लिया है। वो क्या करेंगे उसका? दाऊद ने माथे पे ज़रा तेवरी डाली। मालूम नहीं साईं, वो बोल गया। अच्छा ठीक है, उस लड़की को वहाँ से ले जाओ, उसका इलाज करवाओ, उसने कहा और बाहर निकला। लाशिम उसके पीछे पीछे था। जी साईं, उसने कहा और उसके पीछे सीढ़ियाँ उतरा। वो दोनों निकलने लगे कि मूसा के कमरे की जानिब उसने देखा। इस लड़की को निकाल लो यहाँ से, समझ आ रहा है तुम्हें? वो बोला लहजा सकता। जी ठीक है साईं, उसने कहा और दोनों बाहर निकल गए। कॉलेज में अजीब हलचल मची थी आज। एक ख़ास शख्सियत आ रही थी। वो दोनों ग्राउंड में बैठी थी। यार तुम बहुत फजूल हो, बिशा ने गुस्से से कहा। वो एक्चुअली मैं उन्हें सब बता देती हूँ। सॉरी बिशा, वो मुँह बसोर कर बोली। तो तुम अपने पेट में कुछ रख भी सकती हो यार, बिला वजह अब हम यहाँ बैठे हैं। वो उस पर चिंकी। हुरैन ने उसकी जानिब देखा पप्पी आई से। ये तुम ना जाकर लाला को दिखाना, खबरदार जो मेरे सामने ऐसा मुँह बनाया। हाँ, तुम भी उन्हीं के जैसी हो। अच्छा भला मैंने अपना नरम गरम बिस्तर छोड़ा है सिर्फ तुम्हारे शौहर की वजह से। यार तुम कितनी दोगली हो, जब ज़रूरत पड़ती हो तुम्हारे लाला और अचानक वो मेरे शौहर। हुरैन को भी गुस्सा आया। तभी वहाँ एक टीचर आ गई, जिन्होंने उन्हें उठाया और हॉल में जमा होने का कहा, और चुपचाप दोनों एक दूसरे से खफा उठी और हॉल में जाने लगी। आज आम दिनों की निस्बत स्ट्रेंथ कम थी, मगर दोनों ही आजिज़ सी आ रही थी। दोनों अंदर चली गई और एडिटोरियम में बैठ गई। वो सबसे पीछे बैठी थी। हॉल में लड़कियां भरी हुई थी, टीचर्स, क्लर्क्स और भी लोग थे। तभी हॉल में सन्नाटा छा गया। मैडम स्टेज पर आई और अनाउंसमेंट की, और लंबी चौड़ी अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने दाऊद इब्राहिम को बुलाया। दोनों ने सामने स्टेज की तरफ देखा। ब्लैक सूट में ब्लैक ही शॉल लिया, अपने मुलाजिम के हमरा दाऊद इब्राहिम आ रहा था। वो आया, उसने लड़कियों की तरफ नहीं देखा और जाकर सोफे पर बैठ गया। यार कितना हैंडसम है, हुरैन दबी दबी चीखी। यार किस कदर बकवास है ये। बिशा की बिल्कुल तवज्जो नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे होती गई और उसने तकरीबन लेट कर हुरैन की एक्साइटमेंट देखी। दिल तो करता है तुम्हारी ये जोहर लड़के पर फिदा हो जाने वाली नेचर है ना, सीधा लाला को तुम्हारी तस्वीरें सेंड कर दूँ। वो बोली। यार क्या है, मैं किसी को ना देखूँ, वो गुस्से से बोली।
यानी दोनों फिर से लड़ने बैठ गई थी। कीप क्वाइट गर्ल्स, वो मैडम जो उनके पीछे खड़ी थी बोली। हॉल में हर लड़की की निगाह दाऊद इब्राहिम पर थी, जबकि दाऊद इब्राहिम लापरवाही से बैठा था। जो कुछ हो रहा था बेजार सा देख रहा था। इस शहर से उसे वोट अच्छा खासा पड़ा था, बस मीडिया को दिखाने के लिए वो यहाँ था कि आगे भी उसको यहाँ से फ़ायदा हासिल हो। लड़कियों के साथ साथ मैडम्स भी दाऊद इब्राहिम पर नोटिस किए हुई थी। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट होने की बारी आई तो पहली पोजीशन कॉलेज की एक लड़की ने ली। दोनों ने तालियां भी नहीं बजाई, बेजारी से उसे देखती रही। उस लड़की ने ज़रा शर्मा कर दाऊद से प्राइज़ लिया। थैंक यू सर, वो बोली। दाऊद ने जवाब नहीं दिया और उसी तरह दूसरी और तीसरी लड़की को भी वो यूं ही देता रहा, जबकि चेहरे पर सख्त बेजारी थी। मैडम ने दूसरी लिस्ट में आने वाली लड़कियों के नाम लिए और दाऊद अब इन लड़कियों को प्राइज़ दे रहा था। और अचानक हुरैन की चीख निकल गई। बिशा जो तकरीबन सो चुकी थी एकदम उसके चीखने पर उठी, जबकि हुरैन के चीखने पर हॉल भी तकरीबन उनकी जानिब मुतवज्जो हो चुका था। दाऊद ने भी उस तरफ देखा जहाँ से चीख उठी थी, मगर उसे प्लेयर दिखा नहीं। बिशा, बिशा तुम्हारा नाम है यार, वो बोली। लड़की क्या हो गया तुम्हें? मैडम ने उसे घूरा। मैडम मेरी दोस्त का नेम आया है, उसने कहा। एक्साइटेड थी वो, जबकि बिशा एकदम चौंक कर उठी। क्या वाकई? वो बोली। हाँ बेवकूफ़, जाओ तुम्हें प्राइज़ मिलेगा, उसने उसे झंझोड़ा। बिशा की नींद ही उतर गई। जाओ बिशा, मैडम ने उसे कहा तो वो उठी, अपने बालों में हाथ फेरा। बालों की पोनी ऑलरेडी बनी हुई थी, जबकि चंद लिट्टे चेहरे पर निकली हुई थी। कॉलेज यूनिफॉर्म में पोनी टेल किए, मलाई सी रंगत में हल्की हल्की सुर्खी लिए, वो बादामी आंखों वाली लड़की दाऊद इब्राहिम के करीब आ रही थी। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, यहाँ तक कि वो उसके बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। बिशा उस आदमी की आंखों से एकदम कंफ्यूज हो गई, क्योंकि वो उसे देख ही ऐसे रहा था। दाऊद ने जैसे अपने होश संभाले। क्या नाम है तुम्हारा? उसने सवाल किया। आवाज़ भारी और गहरी थी। बिशा। एकदम ज़रा कंफ्यूज सी हो गई। बिशा, उसने कहा। उसकी आंखों से वो घबरा रही थी। खूबसूरत नाम है, वो बोला और उसके हाथ में तोहफा दिया। थैंक यू सर। वो उसे एक बड़ी शख्सियत की तरह ट्रीट कर रही थी। उसने मुस्कुराकर हुरैन को देखा जो तालियां बजा रही थी। हॉल में सभी तालियां बजा रहे थे, बिशा सामने, जबकि दाऊद बिशा को देख रहा था। वो थैंक यू दोबारा कहकर स्टेज पर से हट गई। दाऊद की नज़रें उसके पीछे पीछे थी। दोबारा लड़की का नाम पुकारा गया। अब दाऊद का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था। पहले भी उसका दिल नहीं था, मगर अब तो वह बिल्कुल बेजार हो गया था। बिशा जाकर जगह पर बैठी। हुरैन ने उसे सीने में भींच लिया। बिशा भी बेहद खुश थी। दोनों खुशी से फूली नहीं समा रही थी। बीच में ब्रेक हुई तो सब लड़कियां रिफ्रेशमेंट के लिए चली गई, जबकि दाऊद भी वहाँ से बाहर निकला। जबकि बाकी सब सोच रहे थे वो ठहरेगा तो उससे बात करेंगे, क्योंकि वो लग ही इतना भरपूर रहा था। बिशा और हुरैन बेहद खुश थी। यार मैंने तुम्हें कहा था तुम जीत सकती हो। हुरैन, कसम से मुझे यकीन ही नहीं था यार, वो कहका लगा कर हंसी। दाऊद वहाँ से निकला तो उसकी आवाज़ उसके कानों पर पड़ी। साईं आप कहाँ जा रहे हैं? दाऊद को उसके मुलाजिम ने रोका। दाऊद ने जवाब नहीं दिया। वो एकदम उन दोनों के सामने आ गया। वो दोनों ही उसे अपने सामने देखकर घबरा गई, पीछे हट गई। बिशा ने हुरैन का हाथ पकड़ लिया। पूरा नाम क्या है? वो बोला। बिशा को कुछ हैरानगी हुई। ये कैसा बंदा है जो इतनी आराम से बात का तसलसल वहीं से जोड़ रहा है? सर आप, मेरा नाम बिशा है। वो कुछ कहने से रुकी, क्योंकि उसके हाथ बाजा काँप रहे थे और हुरैन की तो पहले ही एंड हो गई थी। उसे तो वो बंदा ही बहुत अच्छा लग रहा था। सर इसका नाम बिशा अख्तर है, वो बोली। दाऊद ने मुड़कर हुरैन को देखा। और आप कौन है? वो मुस्कुरा रहा था। लाजिम एक तरफ खड़ा था। मैं इसकी भाभी हूँ, वो बेख्तियारी में बोल गई। बिशा ने उसका हाथ दबाया। क्यों इतना फजूल बोल रही हो? बिशा ने उसके कान में कहा। बुरी बात, भाभी से ऐसे बात करते हैं? दाऊद सुन चुका था। यही बात मैं इसको समझाती हूँ और इसके फालतू से भाई को भी। हुरैन पटरी से उतर चुकी थी। बिशा ने घूरा। दाऊद हंस दिया। मगर मुझे नहीं लगता ये इतनी बुरी है। पूरी जिन है सर, हुरैन ने नफ़ी की। तुम चुप रहो, बिशा ने कहा और उसको खींच रही। अरे ये क्या है भाई, थोड़ी देर बात करने दो मुझे, हुरैन ने कहा। मैं लाला को बताऊंगी। हो और लो, वो बोली और उसका हाथ छोड़कर चली गई। तो हुरैन की सीटी गुम हो गई। बिशा प्लीज़ तुम कुछ मत बताना, हुरैन उसके पीछे दौड़ी, जबकि दाऊद उन्हें दूर जाता देखने लगा। हालांकि यही उसका गांव होता और उसके आगे से कोई यूं चला जाता तो शायद वो उस लड़की का सर उतरवा देता, लेकिन यहाँ मामला कुछ और होने लगा था। दाऊद इब्राहिम पलटा, मुस्कुराहट लबों की तलाश में थी। सही अभी फंक्शन रहता है, मुलाजिम ने कहा। अब रौनक नहीं, उसने कहा और वो बाहर निकल गया। वो दोनों घर आई तो बहुत ज़्यादा खुश थी। मोरे को इनाम दिखाया। मोरे ने तो बिशा को खूब प्यार किया, जबकि अख्तर और जहान को भी उसने दिखा दिया। सब बहुत खुश हुए थे और बिशा से ज़्यादा हुरैन मुसलसल बोले जा रही थी। तभी ज़रियाब सफ़र से वापस आ गया। ज़रियाब ने सोफे पर एकदम ढेर हुआ। ज़ोए मैं आपको खाना देती हूँ, मोरे बोली। हुरैन और बिशा उसके सामने आ गई। मैं दिखाऊंगी, बिशा ने खींचा, जबकि हुरैन ने जल्दी से उसका इनाम ज़रियाब की तरफ किया। ज़र देखिए, बिशा ने ये प्राइज़ जीता है।
वो तेज़ी से बोली। लाला देखिए, ये हर बार ऐसे करती है। वो गुस्से से बोली। हुरैन तुम इधर चुपचाप बैठ जाओ, उसने कहा। हुरैन का मुंह उतर गया। वो बैठ गई और जहान हंसने लगा। हुरैन ने उसे घूरा जबकि बिशा के सर पर ज़रियाब ने खुश होते हुए हाथ रखा। वाओ यार, डेट्स ग्रेट। वो खुश था। और तुम मोहतरमा, आप भी कुछ करती हैं कॉलेज में या बस उछल कूद करने जाती हैं? उसने अब हुरैन को देखा। लो, अब मेरी बारी क्यों आई? हुरैन ने इधर उधर देखते पूछा। क्योंकि पढ़ती आप भी हो। ज़रियाब ने उसकी जानिब देखा। हुरैन ने बाबा की तरफ देखा। बरखुरदार, तुम ज़रा आगे पीछे हो, हमारी बेटी का जो दिल करेगा वो करेगी, अख्तर साहब ने कहा। तो ज़रियाब ने नफ़ी में सर हिलाया। आप इस लड़की की बेजा हमायत करते हैं, ज़रियाब बोला जबकि हुरैन बेहद खुश थी। लाला ये सब तो छोड़िए, मैं आपको एक बात बताती हूँ प्राइज़ देने के लिए। बिशा हुरैन चिंकी। अब मज़ा आया। लाला वो क्या नाम था उनका? वो सियासतदान, वो दाऊद। हाँ, दाऊद इब्राहिम। मोहतरमा उनके साथ खड़ी हुई बातें कर रही थी। वो भी इतनी खुशी से और उल्टा ये कह रही थी, मोहतरमा कितने हैंडसम है ये। क्या? ज़रियाब जैसे चौंक गया। कौन कौन क्या नाम लिया है? वो एकदम बिशा का हाथ पकड़ गया। दाऊद इब्राहिम। बिशा कुछ डर सी गई क्योंकि ज़रियाब ने पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। हुरैन समेत मोरे और जहान भी उसे हैरानगी से देखने लगे जबकि अख्तर साहब ने गहरा सांस भरा। वो आया था तुम्हारे कॉलेज में, दाऊद इब्राहिम आया था। ज़रियाब को जैसे पतंगे लगे थे। जी लाला, उसने कहा। बिशा के हाथ पर ज़रियाब की गिरफ्त मुसलसल सख्त हो रही थी। और तुम मुझसे बकवास कर रही थी खड़ी हुई। वो एकदम दहाड़ा। हुरैन का रंग जर्द पड़ गया। ज़रियाब, अख्तर ने टोका। बाबा आप जानते भी हैं दाऊद इब्राहिम क्या है? वो बोला। क्या है? तुमने क्या समझा हुआ है उसे? बेबुनियाद तुम इल्ज़ाम लगाना चाह रहे हो किसी पर। अख्तर साहब को भी गुस्सा आ गया। हैरत है बाबा, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। वो मजीद भड़का। तमीज़ से ज़रा बात करो, बाप हूँ तुम्हारा मैं। अख्तर साहब उल्टा उस पर पड़े। ज़रियाब ने हुरैन की तरफ देखा। वो दांत पीसता वहाँ से उठकर चला गया। हुरैन की आंखें भीगी गई। वो सर झुकाए रोने लगी जबकि बिशा शदीद शर्मिंदा थी। ये क्या था? उसकी ज़रा सी बात पर कैसे ज़रियाब भड़क उठा था। ज़रियाब के उठते ही हुरैन भी उठकर चली गई। बिशा आपको ख्याल रखना चाहिए, हर बात का ये बताने वाली बात तो नहीं थी। अख्तर साहब को बिशा पर भी गुस्सा आया। बिशा की अपनी आंखें भीग गई। बाबा मेरा कोई गलत मकसद नहीं था, वो कहने लगी। ठीक है, जाओ कमरे में रेस्ट करो, उन्होंने कहा और ख़ुद भी उठकर चले गए। तुम तो हो ही पागल, जहान ने कहा। अब चलो उसे मनाते वरना वो हमारे घर में सैलाब ले आएगी, जहान ने कहा। अरे यहाँ भी शराब आ रहा है। वो हंसा और बिशा का सर थपथपाया। जहान मैं सच में लाला को गुस्सा दिलाना नहीं चाहती थी, वो बोली तो जहान ने सर हिलाया। ठीक है, अब चलो हुरैन के पास चलते हैं, उसने कहा। बिशा ने सर हिलाया। वो दोनों कमरे में दाखिल हुए। हुरैन सोफे पर बैठी थी, घुटनों में मुंह दिए वो रो दी। बिशा का दिल कट ही गया। उसने कभी नहीं चाहा था वो हुरैन को हर्ट करे। आई एम सॉरी हुरैन। वो फ़ौरन उसके पास आई, खुद भी रोने लगी। हुरैन का रोना सिसकियों और हिचकियों में बदल गया। मोरे भी पीछे से आकर आ गई। ये मोआ जोए है ही इतना ही अच्छा आदमी। मोरे ने उसे सीने से लगा लिया। मैं तो कहती हूँ सबको वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, सब ही कहते हैं वो अच्छे हैं। हुरैन मोरे के सीने से लगी बोली। जहान को हंसी आई। बिशा ने भी उसकी बात मानी। इतनी सी बात पर ऐसे कोई डांटता है? हुरैन ने जैसे मोरे से पूछा। ना मेरा बच्चा ऐसे नहीं रोता। वो उसके आंसू साफ करने लगी। सब मेरी वजह से हुआ ना। बिशा ने भी अपनी आंखें साफ की। हुरैन ने नाराज़गी से मुंह मोड़ लिया। प्लीज़ हुरैन, सॉरी, मुझे नहीं पता था भाई इस तरह करेंगे, वो बोली तो हुरैन मज़ीद रोने लगी। इस लड़की का दिमाग एक्चुअली लाला ही सुधारेगा, जहान ने दिल में सोचा। हुरैन तो ऐसे मुंह बनाकर बैठ गई। बिशा अलबत्ता उसकी बहुत मिन्नतें कर रही थी मगर हुरैन का माफ़ करने का कुछ खास इरादा नहीं था। बहुत तुम्हें पड़ी थी ना मेरी शिकायतें लगाने की, अब अच्छे से लगाओ, जाओ, वो खफकी से बोली। नहीं, मैं शिकायत नहीं लगा रही थी, ये तो बस अचानक मेरे मुंह से निकल गया। प्लीज़ सॉरी, मैं तुम्हें चॉकलेट्स दूंगी और तुम्हारे साथ सारा चिंग वोंग का इंटरव्यू भी देखूंगी। बिशा ने मस्का लगाया। वाकई? हुरैन रोना धोना भूल बिशा को देखने लगी। बिशा ने भी ज़ोरों शोर से सर हिलाया। फिर ठीक है, उसने अपने आंसू साफ किए तो जहान और मोरे हंस पड़े। बस अजीब बच्चों जैसा दिमाग था दोनों का। दोनों ही थोड़ी देर बाद बाहर न गए जबकि बिशा न चाहते हुए, जबकि हुरैन पूरे शौक से चिंग वोंग का इंटरव्यू देख रही थी जो वो न्यू सीरियल के बारे में दे रहा था। ज़रियाब को जैसे सुकून नहीं मिला। दाऊद इब्राहिम यहाँ उन दोनों के कॉलेज में? हाँ, वो इलेक्शन जीत गया था। हालांकि कोई चीज़ उसके खिलाफ नहीं जाती थी मगर उसका दिल कहता था कुछ भी उसके हक में नहीं। उसका दिल कहता था वो एक करप्ट इंसान है और जो कुछ भी हुआ हो सकता है दाऊद इब्राहिम ही का हाथ हो इस सब में। उसने एहसन को कॉल की। एहसन, हम रात तक चलेंगे, उसने संजीदगी से कहा। ज़रियाब एक बार फिर सोच लो, एक बार इन्वॉल्व हो गया इस मामले में तो काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा।
ये मेरी ज़िंदगी का पहला केस होगा जो मैं अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए लड़ रहा हूँ। दुनिया में हज़ारों लोग ऐसे हैं जो इसी तरह घुट घुट कर जी रहे हैं। मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा, बच्चे बड़े बूढ़े, लड़कियां औरतें, कौन कौन है जो इन अमीरजादों की जद में है और अपनी अपनी ज़बान दबा चुका है, क्योंकि इन्हें अपनी पोजीशन दुनिया में क्लियर करनी है। मैं किस काम का वकील हूँ जब मैं एक लड़की को इंसाफ नहीं दिला सका। वो बोला तो एहसन खामोश हो गया। ओके, मैं आ जाऊँगा, उसने कहा तो ज़रियाब ने सेल ऑफ कर दिया। बेड पर सेलफोन फेंक कर वो चेयर पर बैठ गया और नेट पर उसने दाऊद इब्राहिम को सर्च किया। दाऊद इब्राहिम की तस्वीर देखकर वो चल हमें चौंका। हाँ, शायद उसने इतना खूबसूरत मर्द पहले नहीं देखा था। उसने चिढ़कर उसकी तस्वीर बंद कर दी। तो हुरैन मुहतरमा को ये नवाब पसंद आए हैं और मुझे देखने की क्या, मेरे बारे में सोचने की भी ज़हमत नहीं करती। वो गुस्से से भड़क ही गया, वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद फ्रेश होकर आया तो सफ़र की थकान महसूस हुई और वो बिस्तर में लेट गया, क्योंकि रात उसने एक नए सफ़र की शुरुआत करनी थी। मेरा तो सर पर से गया। हुरैन, तुम्हें कैसे समझ आ रही है सब? मुझे भी नहीं आ रही। फिर 2 घंटे का शो तुम इतनी आराम से कैसे देख सकती हो? वो चिंकी। अच्छा लग रहा है, वो मुस्कुराई। बिशा का बस नहीं चला, अपने बाल नोच ले। काश मैं तुम्हारे दिमाग का इलाज कर सकती, बिशा ने कहा और स्क्रीन बंद कर दी। दोनों इस वक्त ब्लैंकेट में थी। स्क्रीन जैसे ही बंद हुई, बिशा की जानिब हुरैन ने देखा, जो आंखें बंद करना चाह रही थी। बिशा, एक बार पूछूं? उसने कहा तो बिशा ने आंखें खोली। दाऊद इब्राहिम हमसे खास कर बात करने क्यों आया? वो सवाल करने लगी। हमें क्या यार, बिशा लापरवाही से बोली। मैंने नोटिस किया था वो तुम्हें बहुत गौर से देख रहा था, हुरैन ने फिर से कहा, जबकि कलर ब्लॉक से खेलने लगी। एक तरफ नो रिंग इकट्ठे करने की कोशिश में वो बिशा से बात भी कर रही थी, जबकि बिशा की नज़र भी अब उसके हाथों पर थी। तुम फजूल नोट्स करती हो और वो मुझे क्यों देखेगा बेवकूफ़, उसने कहा तो हुरैन ने बिशा को देखा। तुम्हें ऐसा नहीं लगा? उसने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, और अब थोड़ी देर सोने देना मुझे, वो बोली और करवट ले ली। मगर मुझे लगा, हुरैन अब भी अपनी बात पर कायम थी, कितना अच्छा हो अगर तुम्हारी शादी दाऊद इब्राहिम से हो जाए। हुरैन बेसाख्ता बोली। बिशा का कहका उभरा। तुम जानती हो वो पॉलिटिशियन है और मैं एक रिटायर्ड ऑफिसर की बेटी। वाह हुरैन मोहतरम, कितनी स्पीड से चल रहा है तुम्हारा दिमाग। बिशा ने ताली बजाई। मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा। बात भी कैसे मुस्कुरा कर रहा था, ऐसे कम अज़ कम वो ज़रियाब जैसे तो नहीं। कैसे डांट दिया मुझे। हुरैन भी आंखें बंद करती बुड़बुड़ाई, जबकि बिशा की आंखों में अचानक दाऊद इब्राहिम आ गया। बेपनाह वजाहत का मालिक, भरपूर अमीर और बेहद खूबसूरत मर्द। किस लड़की की ख्वाहिश नहीं होती कि उसे दाऊद इब्राहिम जैसा मर्द मिले। उसका दिल बेहंगम सा धड़क उठा, तो उसने अपने दिल को समझाया और मुस्कुराहट रोक कर वो सोने की कोशिश करने लगी। ज़रियाब सोकर उठा तो उसे कुछ खाने की ख्वाहिश हुई। कुछ देर में उसने निकलना भी था, मगर सब बातों में पहली बात थी उसकी हुरैन लाजमी उससे नाराज़ थी। वो उठा और फ्रेश हो गया। वो बाहर निकला तो शाम गया, आज कोई नहीं था घर में। ये मौका भी अच्छा था, तभी वो आगे चल दिया और उसके कमरे का दरवाज़ा खोला, क्योंकि वो चाबी अपने साथ ही रखता था। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर आया तो बिशा को देखकर रुक गया। दोनों सो रही थी, एक का मुँह बेड के एक तरफ, दूसरी का दूसरी तरफ था। पहले तो उसका दिल किसी वो पड़ जाए, फिर वो रुक गया और हुरैन की साइड पर आ गया। उसने हुरैन का चेहरा देखा, रोने से आंखें कुछ भारी हो रही थी। सॉरी, वो आहिस्तगी से बोला। उसकी साइड पर वो नीचे कारपेट पर बैठ गया। बिशा गहरी नींद सो रही थी। हुरैन उसकी आवाज़ पर कुछ कसमस आई और उसको जैसे एहसास हुआ ज़रियाब उसके नज़दीक है। उसने बेसाख्ता आंखें खोल दी और ज़रियाब उसके सामने था। हुरैन ने उठना चाहा, मगर ज़रियाब ने उसे उठने नहीं दिया। आंख के इशारे से दोबारा उसे लेटने का कहा। वो आंखें फिर से मुड़ गई। आई एम सॉरी, वो माजरत मांग गया। कबूल नहीं होगी, हुरैन ने कहा। प्लीज़, वो दोबारा बोला। नहीं होगी, हुरैन अपनी बात पर डटी रही। दोनों हल्की आवाज़ में बोल रहे थे। यार तुम भी देखो, तुम कैसे कह सकती हो वो तुम्हें दाऊद इब्राहिम अच्छा लगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मुझे बिना कुछ देखे समझे सोचे सबके सामने झिड़क देते। बिल्कुल वैसे ही मुझे दाऊद इब्राहिम अच्छा। वो एकदम रुक गई। ज़रियाब की आंखों में जैसे इश्तियाल फिर से उभर आया, मगर उसने अपना गुस्सा रोककर उसके नज़दीक बैठ गया। दोनों ने बिशा को देखा, वो अब भी सो रही थी। आई एम सॉरी, आइंदा तुम्हें नहीं डांटूंगा, वो नरम नज़रों से उसे देखता बोला। हुरैन बस उसकी नज़रों से ही जैसे सुर्ख सी हो गई। ज़रियाब मुस्कुरा दिया। अब मेरी माफ़ी काबिल कबूल है, वो उसे देखता बोला। वाह भाई, आपने मुझे कुछ दिया भी नहीं और मैं आपकी सॉरी एक्सेप्ट करूं, वो चिढ़कर बोली। ओह आई सी, फिर ऐसा करते हैं कि बाहर डिनर करते हैं, वो बोला, जबकि हुरैन एकदम चीख उठी। क्या वाकई? बिशा इस चीख पर एकदम उठ बैठी। ज़रियाब ने सर थाम लिया। लाला, वो उसे हैरानगी से देखने लगी। हुरैन ने दांतों में उंगली दबा ली, जबकि बेचारगी से ज़रा शर्मिंदा से बैठे ज़रियाब को देखने लगी। ज़रियाब बिना कुछ कहे उठकर चला गया।
लाला यहाँ क्यों आए थे? वो नींदों में बोली। बकवास औरत, तुम्हारा जागना ज़रूरी था। वो उसे पीटने लगी। आह हुरैन, जाहिल लड़की, बिशा ने भी उसे मारा और दोनों हंसने लगे। हुरैन को तो अलग ही गुस्सा आ रहा था। अच्छा भला वो कोई अच्छी बात करने लगा था, ये बदतमीज़ लड़की उठ बैठी थी, जबकि बिशा अब सब समझकर कहका लगा उठी। दाऊद इब्राहिम जैसे ठहर गया था, एक ही मंजर आंखों में अटक गया था और वो इसी मंजर को देखना, समझना और सोचना चाहता था। वो आराम से लेटा स्क्रीन देख रहा था। उसकी बेड की साइड टेबल पर बिशा अख्तर की उम्र से लेकर उसके पसंदीदा रंग तक सारी इन्फॉर्मेशन दर्ज हुई रखी थी, जो कि वो दोबारा पढ़ चुका था, जबकि अब वो एक मूवी देख रहा था। मगर ध्यान तो उस लम्हे में था जिसमें उसने बिशा से बात की थी। वो मुस्कुरा दिया। उसने फिर से फाइल्स उठाई जिसमें बिशा की तस्वीर थी। दाऊद इब्राहिम तुमसे तो काफ़ी छोटी है, वो खुद से मुखातिब हुआ और अचानक जैसे उसने फ़ैसला किया। उसने मुलाजिम ख़ास को पुकारा तो वो जैसे बाहर ही खड़ा था एकदम अंदर दाखिल हुआ। कहाँ है ज़रीना खतून? उसने मुलाजिम से पूछा। वो तो जी जनान खाने की तरफ है, मुलाजिम ने बताया। ठीक है बुलाओ उन्हें, कहो दाऊद इब्राहिम ने बुलाया है, वो बोला और दोबारा लेट गया। कहीं से नहीं लग रहा था वो अपनी सुतीली माँ के बारे में बात कर रहा था। मुलाजिम ने सर हिलाया और बाहर निकल गया, जबकि दाऊद अब भी मुस्कुरा रहा था। जनान खाने में पैगाम पहुंचाया गया कि ज़रीना खतून को दाऊद इब्राहिम ने बुलाया। वो बुज़ुर्ग थी। उन्हें एक नज़र इस पैगाम देने वाले को देखा और सर हिला दिया। शायद उसने पहली बार उसे बुलाया था। वो उठी और आहिस्ता आहिस्ता जाने लगी कि अचानक उनकी निगाह उस लड़की पर गई जो अपने चेहरे की वजह से काफ़ी अजियत में थी। उन्हें शदीद तरस आया। उस पर बेटे के किए हुए अमल पर दिल सहन गया था और कुछ दिनों से दाऊद से खुद से बात करना चाह रही थी और आज मौका अच्छा था, तभी वो उठकर मर्दान खाने की जानिब आ गई। वहाँ ज़रीना खतून को देखकर सब मुलाजिम मुअद्दिब हो गए, जबकि वो एक शफीक खतून थी। वो आहिस्तगी से दाऊद के कमरे की जानिब चल दी। उन्होंने दरवाज़ा बजाया। मुलाजिम अजब शर्मिंदगी का शिकार था। उनकी उम्र थी ऐसा सब करने की। वो बाहर रुक गया क्योंकि कंदर से आवाज़ आई थी कि आ जाइए। वो अंदर दाखिल हुई तो मुलाजिम ने दरवाज़ा बंद कर दिया। कैसे हैं बेटे आप? दाऊद, जो अब ड्रेसिंग के सामने खड़ा था, उन्होंने उससे सवाल किया। मैं ठीक हूँ, वो बोला और तस्वीर को हाथ में घुमाने लगा। क्या हम बात पहले शुरू करें? हम भी बात करना चाहते थे चंद रोज़ से आपसे, वो बोली। तो दाऊद ने उन्हीं जानिब देखा। क्या बात करनी है? वो पूछने लगा। लहजे उनके लिए कुछ भी ख़ास नहीं था, ना एहतराम न बद तहजीबी। अजब सपाट सा रवैया था। जी मैं ये कहना चाहती थी कि मूसा ने जो भी किया अच्छा नहीं किया दाऊद। वो उसकी जानिब देखने लगी। दाऊद ने बेजारी से उनकी जानिब देखा। मूसा आपका ही बेटा है तो आप देखिए, मुझे क्यों कह रही हैं? वो बोला। आप उनके बड़े भाई हैं, इस घर के मालिक हैं, सारी पग आपके हाथ में। वो लड़की मजलूम है, सारे दिन अपने चेहरे को लेकर रोती रहती है। वो संभल कर दोबारा बोली। दाऊद ने उनकी जानिब देखा। क्या आपको नहीं लगता कि मूसा ने जोश में ये सब कर दिया, तो अब इस मामले को दफ़ा कर दें? वो बोला। नहीं दाऊद, सुनो ज़रीना खतून, वो हाथ उठाकर बोला। मैं यहाँ अपनी बात करना चाहता हूँ। वो दो टोक हुआ। वो चुप हो गई। जी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? ज़रीना खतून सर झुका गई। ये लड़की है, मुझे पसंद है, आप इसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाइए, वो हाकमाना लहजे में बोला। ज़रीना खतून ने सर उठाया। उसने तस्वीर उनकी जानिब बढ़ाने से पहले मुलाजिम को बुलाया और मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ और दाऊद ने वो तस्वीर उसकी जानिब बढ़ा दी। दो इनको, उसने कहा तो मुलाजिम ने ज़रीना खतून को तस्वीर दी। उन्होंने तस्वीर देखी तो मुस्कुरा दी। माशाल्लाह, बेसाख्ता वो बोली। कब जाना है? उनके सवाल पर तो दाऊद बेहद खुश हो गया। हम तो कहता है कल ही, मेरा मतलब है आज ही चली जाइए, उसने कहा। आज? वो हंस पड़ी। नहीं दाऊद, आज तो हम तैयारियां करेंगे, आप तो बड़े बेटे हैं हमारे। वो खुश हुआ था। वो उठी और उसके नज़दीक आए। दाऊद उनकी जानिब देख रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ पे रखा। बहुत प्यारी बच्ची है, नाम क्या है? बिशा। बिशा दाऊद इब्राहिम, अच्छा नाम है, वो बोला तो वो मुस्कुरा उठी। हाँ बहुत प्यारा, मैं आज तैयारियां करूँगी, वहाँ फिर कल चल लेंगे। क्या आप भी जाएंगे? उन्होंने सवाल किया। नहीं, मैं इस बार नहीं, जब बात तय हो जाएगी फिर जाऊँगा, वो कह गया और ज़रीना खतून ने सर हिलाकर वहाँ से जाना मुनासिब समझा। उस लड़की के बारे में आप क्या चाहती हैं? शायद वो किसी भ्रम में आ गया था। अगर हमसे पूछो तो खफा होगे, वो कह गई। दाऊद चुप रहा। उस लड़की को ब्याह दे मूसा से, वो दिल की बात कह गई। तभी दाऊद ने झटका खाकर उनकी जानिब देखा। ऐसा कैसे मुमकिन है? वो जैसे तल्ख हुआ। उस बच्ची की इज्जत का क्या दाऊद? ज़रीना खतून का दिल सा भर आया। वो आपका मसला नहीं, किसी मुलाजिम को देंगे उससे शादी, वो बरहमी से बोला। वो मेरा भाई है, किसी मुलाजमा से ब्याह दूँ से? आपने सोचा भी कैसे?
वो गुस्से से बोला। जरीना खातून खामोश हो गई। मज़ीद उनसे कुछ नहीं बोला गया। वो जानती थी दाऊद क्या है, तभी वो वहाँ से चली गई। दाऊद ने सर झटका। वाह क्या बात है, उस मुलाजमा से ब्याह दूँ अपने भाई को। ये औरतें भले किसी भी उम्र को पहुँच जाएं, अकल नाम की चीज़ नहीं होती। सर झटक रुक वो वहाँ से उठा और वॉशरूम चला गया और फिर से मुस्कुराया, क्योंकि वो बहुत जल्द उस लड़की को पा लेना चाहता था जो उसे पसंद आ गई थी। हुरैन और बिशा ने ज़बरदस्ती बाहर जाने की ज़िद लगा ली, जबकि ज़ुरैब तो किसी काम से निकल गया। वो बाहर जाने की ज़िद लगाए बैठी थी उसी वजह से। अख्तर साहब ने जहान से कहा कि वो उन दोनों को ले जाए, तभी वो तीनों गाड़ी में सवार होकर घर से निकले। वो दोनों बहुत खुश थे। सॉन्ग सुनते हुए वो सब आराम से आइसक्रीम पार्लर तक पहुँचे। तुम हमें शॉपिंग कराओगे? हुरैन ने कहा। लो, मेरे पास पैसे नहीं, अपने शौहरों से कहो, वो भेजेंगे। उसने कहा तो हुरैन को यह आइडिया अच्छा लगा और उसने ज़रियाब को कॉल की। शायद वो अपने रिलेशन में तीसरी बार ये बात कर रही थी कि वो खुद से ज़रियाब को कॉल कर रही थी। दूसरी तरफ से लम्हों में कॉल पिक हुई। ज़र आप ना कम से कम भी ₹1,00,000 जहान के अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, वो बोली। क्या 1,00,000? वो हैरान रह गया। जी जी, हमने शॉपिंग करनी है। वाह यार सदके, ये लाख थे, कोई 5-10 हज़ार नहीं जो मुंह उठाकर मांग लिए, और मेरे पास ना हो तो। एहसन ने अपनी हंसी रोकी। कैसे वो इससे मांग गई थी? अच्छी दरगत लगेगी तुम्हारी भाभी से। ज़र मैंने आपसे पहली बार ₹1,00,000 मांगे हैं। सर की जान, तुमने लाख ही पहली बार मांगे, इससे पहले जो मैं तुम पर उड़ा रहा हूँ उसका क्या है? ज़रियाब फ़ौरन बोला, जबकि हुरैन को अपनी बेइज्जती का एहसास हो रहा था, क्योंकि उसके दोनों बहन भाई हंस रहे थे। ठीक है, मेरी ही इंसल्ट करते हैं आप, वो बोली मुँह बसोर लिया। ज़रियाब की आंखों में उसका अक्स आ गया। अच्छा भिजवाता हूँ, वो बोला। अब क्यों भिजवा रहे हैं? हुरैन अकड़ी। शट अप हूर, वो बोला और फ़ोन बंद कर गया। जबकि हुरैन ने दांत निकालते बिशा और जहान को देखा जो तालियां बजा रहे थे। जियो मैडम, तुम तो काफ़ी लूट पीट लोगी लाला को, जहान बोला। और हुरैन अपने टैलेंट पर खुश थी। कुछ ही देर में उनके पास पैसे आ गए। वो तीनों खुशी से चीखे और गाड़ी मॉल की जानिब बढ़ा दी। आज ₹1,00,000 उन्होंने उड़ाने थे और वो बेहद खुश थे। मॉल के आगे गाड़ी रोककर वो तीनों उतरे और अंदर चले गए। दाऊद इब्राहिम सामने से आ रहा था। बिशा ने उसको नहीं पहचाना था और वो उसके पास से गुजर गई, जबकि दाऊद इब्राहिम एक बार फिर वहीं रुक गया। घूमकर वो मुड़ा और बिशा को देखा, जो वाइट ड्रेस में पोनी टेल में तेज़ी आगे बढ़ रही थी। दाऊद इब्राहिम उसके पीछे पीछे चलने लगा, जबकि मुलाजिम ने अफसोस से उस लड़की को देखा था। तो ये आज इसकी पहली एपिसोड। आई होप आप लोगों को ये नावल पसंद आया होगा और आप लोगों ने इस नावल को पसंद किया होगा। अभी ये इसकी फर्स्ट एपिसोड है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बाकी एपिसोड्स विद अ पैसेज ऑफ टाइम देती रहूँगी और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जल्दी दूँ। बट मैं आप लोगों को ये बता दूँ, ये अभी इनकम्प्लीट है। साथ साथ राइटर लिख रही हैं, देर सवेर इसमें हो जाएगी, लेकिन कहानी आप लोगों को मिला करेगी इंशाल्लाह, क्योंकि वो तो डेली बेसिस पर एक एपिसोड प्रोवाइड करती हैं और मैं आप लोगों को एक साथ 5 एपिसोड प्रोवाइड कर रही हूँ। तो मेरा और उनका मुकाबला तो नहीं हो सकेगा। मैं या फिर तो गैप ले लूँगी जब उनकी एपिसोड्स नहीं आएंगी। तो आप लोगों पर है, अगर आप लोग इसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। वैसे बेहतर तो यही है कि साथ साथ आप लोग पढ़ लें, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाना है और मैंने बहुत ज़्यादा सारे नावल स्टार्ट कर देने एट अ टाइम। बहुत ज़्यादा नावल स्टार्ट करने, मुझे बस टाइम नहीं मिल रहा। मेरे पास टाइम बहुत कम है और अब मुझे छुट्टियाँ हो जानी है यूनिवर्सिटी से, तो फिर मेरे पास टाइम ही टाइम है। फिर मैं नहीं होना है और नावल्स नहीं होना और आप लोगों ने होना। बस आप लोगों ने सुनने वाला बनना है। सुनना आप लोगों ने, सुनाना मैंने है। और इंशाल्लाह आई होप ये टाइम अच्छा गुजरेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी ज़्यादा गैप ले चुकी हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा दिन ले लिए हैं, क्योंकि पेपर्स थे भाई, पेपर्स को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता था। तो इसीलिए फिर मैंने पेपर्स को टाइम दिया और अब मैं प्रॉपर टाइम दूंगी आप लोगों को, ताकि आप लोग इंजॉय कर सकें नए से नए नावल्स को। मैं कोशिश करूंगी कि अच्छे अच्छे नावल्स देखूं जो सिलसिलेवार चल रहे हैं उनको देखूं, और जो पुराने नावल्स हैं जो आप लोगों ने ना सुने हों वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आई होप आप लोगों को ये नावल अच्छा लगा होगा। तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।